house. Give a big cheer. Yeah. Let him walk in. मुझे यार एक्चुअली यहाँ पे बुलाया तो चला। हेलो हेलो यार ऑनेस्टली मैं सच बात बताऊँ, मुझे इतना मेंटल हेल्थ के बारे में उतना नहीं पता और मतलब आई डोंट फील लाइक एन आउटसाइडर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में काफ़ी सारे हाउस होल्ड में इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है। तो मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर इतनी बात शायद ना कर सकूं, बट वन थिंग दैट आई कैन टेल यू इज कि मैंने ऑब्वियसली आई सीन हार्ड टाइम्स जिंदगी में, बट थिंग इज कि जो भी इंसान के साथ होता है, दैट्स व्हाट आई बिलीव कि जो भी इंसान के साथ होता है वो अच्छा हो या बुरा हो, इट मेक्स यू हु यू आर। ठीक है, अगर आज मैं यहाँ पर हूँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स मैंने अपनी ज़िंदगी में जो डील की हैं, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। एज अ टीनेजर, आई एम नॉट अ टीनेजर एनीमोर, आई एम 23, तो मैं ज़्यादा टीनेज के बारे में इतना नहीं कह सकता, बट हाँ टीनेज लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं यार, डिप्रेशन भी होता है, एंजाइटी ऑब्वियसली। मुझे तो ऐसा, मैं भी यूनुस के साथ बात कर रहा था आते थे, तो मैं सच मतलब आपको पता है रियल टॉक करता हूँ, मैं बातें बनाता नहीं। तो हुआ ये कि मैं इसको कह रहा था, मैंने कहा यार मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगा यार एंजाइटी के बारे में। तो मतलब मैंने इसको ये कहा कि मुझे तो है नहीं एंजाइटी, लेकिन फिर मैंने इसको ये कहा, मैंने कहा यार हो सकता है मुझे हो, लेकिन मुझे पता नहीं है कि व्हाट इट मीन्स कि उसमें होता क्या है, मतलब वेयर डज इट टेक यू, मुझे नहीं पता। तो थोड़ा सा मैं डरा हुआ था, थोड़ा सा नर्वस था इस बारे में बात करने के लिए, बट ये मैंने बहुत यार कह सकते हैं क्रिटिसिज्म, क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट, ठीक है, तो एक आर्टिस्ट की ना लाइफ का पार्ट होता है कि उसने क्रिटिसिज्म लेना है, उनसे भी लेना है जिनको वो कुछ ओ भी नहीं करता ना, मतलब कि ऐसे ऐसे लोग जो मुझे जानते भी नहीं हैं, जिनको मुझसे कोई सरोकार नहीं है, बट दे कैन क्रिटिसाइज मी क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ एंड आई बिलोंग टू द पब्लिक। ठीक है, और ये मेरे साथ बचपन से है। ठीक है, मैं मतलब ऐसा नहीं हूँ कि मैंने कोई पढ़ाई की और फिर मैं आर्ट में आ गया, ऐसा कुछ नहीं मैंने, मैं बचपन से आर्टिस्ट हूँ। मतलब हमने, मुझे याद है इट वाज 2009 APS में हम दोनों आर्ट पब्लिक स्कूल में हम दोनों साथ पढ़ते थे। हाँ, तो शायद उससे पहले आई थिंक 2007 और 8 बचपन से सुनते थे हम रैप म्यूजिक बहुत ज़्यादा, एंड आई जस्ट गॉट स्टक टू इट। मैंने जो पहला गाना सुना था वो था मॉकिंगबर्ड बाय एमिनेम, तो वो उस वक्त तो समझ में नहीं आया ना, सीधी बात है, कुछ भी नहीं समझ आया, मतलब ऊपर से चला गया। मेरे भाई ने मुझे सुनाया था, वो मेरा भाई है, उसने कहा यार ये सुन, ये बड़ा मशहूर है एमिनेम, क्योंकि वो एमिनेम वाज एन आर्टिस्ट जिसकी वजह से आई थिंक इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो गया रैप, पहले नहीं था, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ भी चला गया जहाँ पर रैप को नहीं सुनते थे लोग। खैर मैंने जब वो सुना तो मुझे तो समझ नहीं आई, कुछ उसमें चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में मतलब वो अटक गई। वो इस तरह की बातें कर रहा था अपनी लाइफ के बारे में, अपनी बेटी के बारे में, अपने ड्रग प्रॉब्लम के बारे में, ये वो। तो क्योंकि मेरी इस तरह की लाइफ गुजरी है कि आई कुड रिलेट टू इट, तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू रैप। फिर मैं उसको सुनने लगा, और जैसे आपको पता होगा लिरिकल वीडियोस जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मैं जो भी गाना होता था मैं उसकी लिरिकल वीडियो सुनता, मतलब कि देख लूँ कि बोल क्या है। हाँ नहीं वो हो सकता है, अच्छा इसका फ्लो इस तरह का होता है कि लिरिकल वीडियो से नहीं मैं बता रहा हूँ वो होता पता क्या, आपको ना वो समझ आ जाता है, बट यू हैव टू गेट इनटू द कॉन्टेक्स्ट कि वो क्या क्या है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं कि हम सुनते हैं, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, बट वी नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम इट, वो क्या क्या है। तो मेरे तो ज़्यादातर गाने इस तरह के होते हैं, बहुत सारे बहुत अलग भी होते हैं थोड़े से, रियल टॉक। तो ये है कि यार दैट्स हाउ आई गॉट इनटू रैप। और फिर हुआ क्या,
कि एक बार तला जो है वो हमारे स्कूल में कोई वो हो रहा था टैलेंट शो, कुछ टैलेंट हंट टाइप हो रहा था, मतलब वही पर्ची सिस्टम होता है स्कूल में। तो चला मेरे पास आया, उसने कहा यार कि इसको पता लगा कि मैं भी ना वो बड़ा शौकीन हूँ रैप का, सुनता हूँ। तो ये ओ लेवल में होता था, मैं वो मैट्रिक सिस्टम ये वर्कर था, मैं थोड़ा वो चला आया, चला आके बोला यार ये सीन है तो रैप करते हैं। तो मैंने कहा ब्रो करते हैं, कहाँ पे ये वो। तो इसने कहा यार एक गाना है फॉरएवर बाय ड्रेक, उसमें 3-4 आर्टिस्ट हैं, रैप हमको कवर करेंगे, तो एक वर्ष तू करना, फिर मैं करूँगा, फिर तू करना, ऐसे 4 वर्ष हम परफॉर्म करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने बीट शीट निकाल ली, गाना सुनना शुरू, कोई लिरिकल वीडियो लगा ली ताकि पता लगे क्या बोल रहे हैं, याद कर लेना। तो याद बात कर लिया, सब कुछ हो गया, हम फुल हाइप तब है ना उस दिन कि आप परफॉर्म करने लगे हम लोग। तो कोई एक टीचर थी या पता नहीं, आई थिंक मेरी हेड गर्ल या पता नहीं कौन थी, वो आई, उन्होंने आके बोला कि आप ना सुना दो, क्या है ना ये। तो हम लोग ने सुना दिया उनको। तो बस हम जाने वाले थे स्टेज पे, तो उसने बोला कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो हम नहीं कर सकते। तो ये मेरा पहला ब्रेक थ्रू था, मतलब कि रैप में ना मतलब होता है ना बंदा अपने करियर में आगे बढ़ता है, तो ये मेरा पहला ब्रेक थ्रू था कि मतलब स्टेज से ही उन्होंने हमें कहा कि आप वापस हो जाए, ये नहीं हो सकता। बट समहाउ मुझे नहीं पता यार कि मैंने उस वक्त इतनी छोटी एज में कैसे उस चीज़ से डील किया, मुझे अब याद भी नहीं है इतना। बट मुझे ये पता है कि मैं उस चीज़ से हटा नहीं, यू नो नथिंग कैन टेक मी ऑफ फ्रॉम इट, मुझे कोई चीज़ से हटा नहीं सकती। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो या थोड़ा सा यू नो जो भी टीम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, शायद उनको समझ नहीं आई, या इट वॉज नॉट यू नो द कल्चर एट दैट टाइम, बहुत नया था रैप उस टाइम। तो हम ही सिर्फ 2 रैपर्स थे एबीएस के, लेकिन फिर हम लग गए यार, हम शुरू हो गए ना, फिर हमने कहा यार अब तो करना ही करना है ना। आपके सामने मुझे ना रिकॉर्डिंग का तो कुछ पता नहीं होता था। अब ये है कि वो एक घर पे पड़ा होता था पीसी, हेडफोन भी होते थे, उसके साथ वो माइक भी होता था, तो उस पर मैं रिकॉर्ड करता था। वो भी किसने मुझे बताया था, वो ये आया, ये ना मतलब फुल प्रोड्यूसर माइंड सेट है ना। तो इन्होंने मुझे आके बोला कि यार तू रिकॉर्ड कर ले। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता क्या है, उसका नो नहीं है किस तरह से करना है। तो उसने कहा यार ऐसे ऐसे हेडफोन है, कोई एक सॉफ्टवेयर है ऑडेसिटी, तो यूट्यूब से ना वो कन्वर्ट नहीं करते यार वो वीडियो को MP3 में, सबको पता है यार। मतलब बड़ी बेसिक सी चीज़ों से हमने शुरू किया, तो वही कन्वर्ट करके फिर हम ना लिखना शुरू कर देते थे। अच्छा हम लिखते इंग्लिश में थे, क्योंकि हमारी वो मतलब जो पहला कह सकते हैं कि जो एक्सपोजर था ना वो इट वाज व्हाट इंग्लिश रैप, Eminem, 50 Cent, ये वो टूपाक वगैरह। तो हमें पता ही नहीं था कि मतलब ये मेरी लैंग्वेज में भी हो सकता है। मतलब मेरा तो ये था कि मैंने तब तक ना बोलिया को भी नहीं सुना था, मैं इतना मतलब डिस्कनेक्टेड था रैप से, हम दोनों ने, हमें पता ही नहीं था कौन है। तो बस वही यूट्यूब पे एक दिन वो काली दिनाली आ गया सामने, मैंने कहा ये क्या सीन है यार। तो मैंने लगाया, वो शुरू हुआ, तो उसमें ना शुरू में ज़रा इंट्रो में वो बातें करते हैं, वो भी इंग्लिश में हो रही। मैंने कहा जस्ट अनदर सॉन्ग, रैप सॉन्ग। मैं बैठ के बस हेडफोन लगाओ, सर नीचे सुन रहा था। वो एकदम से जब वो पंजाबी, मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे एकदम पंजाबी में शुरू हुआ ना, तो मैं तो मतलब 10 साल पीछे चला गया ना। मैंने कहा ये मैं इतने टाइम से क्या कर रहा था, मतलब मैं क्यों लगा हुआ था ना इंग्लिश में। और इंग्लिश भी मतलब टूटी फूटी जितनी आती है उतनी मैं करते थे। तो दैट्स व्हेन आई गॉट इनटू राइटिंग, लेकिन उर्दू में। तो तब हमने जो है वो उर्दू में लिखना शुरू किया कि यार अगर वो अपनी लैंग्वेज में कर रहा है और इतने सालों से कर रहा है और चल भी रहा है, और मतलब मेरे सामने ऑर्गेनिकली आया, खुद ही आया, उड़ के आया, मतलब नाजिल हुआ एक तरह से, तो ऑर्गेनिक है। तो मैंने उसके बाद से फिर हमने उर्दू में लिखना शुरू किया। अब वो दैट वाज अ माइलस्टोन जो मैंने रीच किया, ये सीख के गलतियाँ करके। ऑब्वियसली बातें भी सुनने को मिलती थी घर से, ये हो गए क्या सीन है यार, क्योंकि उनको तो समझ ही नहीं आता था ना कि मतलब क्या क्या है। एक तो ये है कि प्रोसेस नहीं कर पाते थे वो लोग, ऊपर से फिर वो रिलेट भी नहीं कर पाते थे कि ये जो बातें कर रहा है ये सही भी है कि नहीं, क्योंकि वो ज़िंदगी नहीं थी मेरी जिसके बारे में मैं रैप कर रहा था। लेकिन उसके बाद अगर आपने सुना हो बरकरी कराची में रहा, सुना हुआ है, हाँ वहाँ वो दैट वाज माय फर्स्ट, पहला वो ये फुल सब पता है फुल रिसर्च करा था। तो वो हमारा पहला गाना था, क्यों खेला तूने जुआ। वो भी मतलब एक तरह से सोशल इशू पे था, जब वो मैच फिक्सिंग जो है
तो उसके ऊपर हमने बनाया था आसिफ आसिफ ऐसा फुल ना डिप्रेसिंग। तो वो चल पड़ा और वो पहला गाना था जो मेरे घर वालों ने सुना तो उन्होंने बोला कि हाँ यार ये ना सही है, क्योंकि ये कोई बात है ना, मतलब देयर इज अ मैसेज बिहाइंड इट, या एक इमोशन है, एक फीलिंग है जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। उससे पहले तो बस यही ना, बस मनी ये वो तो वो किसी को समझ नहीं आता और वो मेरी लाइफ भी नहीं थी ना। फिर मैंने उसके बाद से जब रैप करना शुरू किया तो हमने सिर्फ जो देखा या जो किया, मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ वो तो बहुत बाद में किया था। सोशल इश्यूज पे यार पता क्या, हम बहुत कम गाने भी बनाते हैं सोशल इश्यूज पे, बिकॉज आई थिंक कि एट सम पॉइंट लोगों को ये लगता है कि आर्टिस्ट जो है वो सोशल इशू को कैश कर रहा है। ऐसा होता है, ठीक है, इवन दो कि आपका उसके ऊपर नहीं भी कर रहे होगे तो कि यार ये ना ऑफ सीजन, मतलब ये इसको लंबा कर रहा है, इसको ना इमोशनल कर रहा है। हमने हमारे साथ करके एक सीन भी हो गया है डियर ज़ैनब के टाइम पे, इसी चीज़ से ये कनेक्टेड है कि मतलब लोग बोलते हैं ना कैश कर रहे हैं। हमने जब डियर ज़ैनब बनाया तो जब हम वीडियोस की एडिट कर रहे थे ना, तो मेरे पास इंटरनेट पे ना मुझे एक पिक्चर दिखी जिसपे ज़ैनब थी और पीछे उसके ना मतलब वो कैसे होते हैं एंजल होते हैं ना, मतलब वो फेदर्स बने हुए थे, वो बड़ा ना एस्थेटिक सा लग रहा था। तो मैंने उसको बोला कि वो डाल देते हैं वीडियो के अंदर, तो वो हमने डाल दिया। और वो जिसने बनाई थी उसने आके कॉपीराइट का हमारे ऊपर क्लेम मार दिया। सिर्फ उस 1 सेकंड की क्लिप के लिए 1 सेकंड के लिए बस ये 1 सेकंड की वजह से हमारी पूरी वीडियो हट गई। उसके बाद मैं फिर से लगा, और जबकि उसके ऊपर हम कुछ कमा नहीं रहे थे, वो मोनेटाइज नहीं थी, क्योंकि मोनेटाइज हमने करनी नहीं थी ना। मतलब कितना बुरा लगे कि हम सोशल इशू पे गाना बना रहे हैं और ठक करके वो शोएब मलिक आ जाता है या कोई आ जाता है, ऐड आ जाता है, बुरा लगता है। तो यार ये कि इस तरह की चीज़ें दीज थिंग्स हर्ट यू एज एन आर्टिस्ट, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता, बट वो नहीं होता, और मैं ऐसा मैं वैसा। हाँ हम अभी परफॉर्म भी कर रहे थे तो उसमें भी हमने ये कहा था कि हम उसको, बिकॉज यार वो ख़त्म हो गई ये चीज़, ठीक है, वी नीड टू गेट ओवर इट नाउ, ठीक है। जिसको सज़ा होनी थी हो गई, इज़ गॉन, उसका आगे जहाँ हिसाब होता है हो, लेकिन ये कि इट्स गॉन, इट्स ओवर। हम उसके बारे में अब सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप थोड़ी सी क्या कह सकते हैं कि आप उसके बारे में बात करें अपने बच्चों से, या आप मतलब सिर्फ यार पेरेंट्स से हमें नहीं ये वो करना चाहिए कि वो ही अपने बच्चों से बात करें उस बारे में, बट सबके छोटे बहन भाई होते हैं तो यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे पहले कि आप किसी और पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे वो करेगा तो ये होगा, जस्ट डू इट योरसेल्फ मैन। मतलब आपके बच्चे नहीं, हम बाकी सारे काम तो कर लेते हैं ना, ठीक है, सब काम हम कर लेते हैं, उसमें हम अपनी एज नहीं देखते। तो फिर जब ये चीज़ें होती हैं ना जो रिस्पॉन्सिबल होना होता है जब आपको, तो उसमें भी एज का मत सोचो, सिर्फ ये सोचो कि मेरा मोटिव क्या है और उसका जो है मुझे मिलेगा क्या करने से, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी यार आप सर अभी 6 साल छोड़ दिया आपने, निगाह सिंह कराची से बात की ओए पूरी स्टोरी सुना मुझे। तो खैर फिर ये यूनुस भाई आए मेरे पास, उन्होंने कहा यार ऑडेसिटी डाउनलोड कर लो फ्री में गूगल से, ठीक है, उठाओ फ्री में यूट्यूब से, माइक के पैसे ले लो, और वो माइक नहीं मतलब वो हेडफोन और साथ माइक। तो बस हम फिर अब कमरे में शुरू हो जाते थे, ये वो दरवाज़ा बंद किया, थोड़ा सा तौलिया लगा लिया या कुछ, साउंड प्रूफ बंदा जितना कर सकता है अपनी तरफ से तो करेगा। तो इस तरह से हम शुरू हो गए गाने बनाने। उसके बाद हमें फेसबुक पे लोगों ने ना रीच आउट किया, एक कोई स्टूडियो था, उसने कहा कि नाम नहीं लेते रहने मुर्दे हैं इनको नहीं उखाड़ते, लेकिन ये है कि एक स्टूडियो था, उसने हमें रीच आउट किया, बोला कि यार आप मेरे पास आओ, मेरे पास सेटअप है, यू गाइस आर गुड, फ्लो है, टेक्निक है, सब कुछ है, स्किल है, आ जाओ रिकॉर्ड करो। हम रिकॉर्ड करना शुरू हो गए। हम जाते थे, वो इतना मतलब ये कमरा शायद उस स्टूडियो में 3 गुना बड़ा है। ये कमरा स्टूडियो से 3 गुना बड़ा, मतलब उसमें ना स्टूडियो में आपको खड़ा भी ऐसे होना होगा, थोड़ा सा चुप के, क्योंकि वो मेज 9 का भी मेज 9 तक है ना, मतलब वो इतना छोटा सा था। तो खैर उस स्टूडियो में हमने जाके फिर ना सेटअप भी करना, पहले तो हमें बोला गया कि बहुत अच्छा सेटअप है, फिर हम वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि वो सेटअप वेटअप कोई नहीं, बस मतलब माइक है और सब कुछ है, उसमें बंदा है रिकॉर्ड करने के लिए, यही सेटअप है। तो उस स्टूडियो को भी हमने अपने हाथों से बनाया था, एक एक चीज़। मतलब यार मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं वो स्टूडियो का बूथ होता है ना, उसका दरवाज़ा भी हमने अपने हाथ से बनाया।
काट के ना हाथ वाथ पूरे घिस गए थे यार, मतलब लकड़ी का काम ना बड़ा मुश्किल होता है लकड़ी का काम। तो वो हम काट रहे हैं, स्टूडियो में लगे हुए हैं, कारपेंटर टाइप बने हुए हैं, और वो बूथ हमने बनाया जो हमारा गाना था निकेतन कराची, एन वर्ड इन कराची, तो वो है, आप सुन सकते हैं उसमें। जिस बूथ में हम खड़े हैं वो भी हमारा अपना बना है। लाइटें शाइटें भी हमने वो वाली लगाई थी अंदर। हाँ, तो ये हमारा सीन था, इस तरह से हमने शुरू किया। और ऑब्वियसली जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो लोगों को इनसिक्योरिटीज होती हैं आपसे। तो हमारे साथ भी ऐसे लोग थे, उनको हमसे थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ नहीं कि यार ये नए आए हैं और इतना ज़्यादा इनकी रीच है, इतने ऑर्गेनिक है, लोग इनकी बातों से रेजोनेट करते हैं कि यार ये वो बर्गर वाली बात हो रही है और ये और है ना, तो उससे रेजोनेट करते थे लोग। तो उसी टाइम में ना वी काइंड ऑफ स्टार्टेड टू लुक फॉर अ वे आउट, क्योंकि वहाँ पर हमारा काम बन नहीं रहा था। मतलब यार एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है ना वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपका पैसा मिल जाए, आपको कुछ भी हो जाए। अभी भी मैं ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ, अंदर खाने मैं आपको क्या बताऊँ कितने पंगे होते हैं उनके साथ, ठीक है। लेकिन वो हर चीज़ जो है ना वो सामने की लेके आनी होती, मतलब एक बात करूँगा। लेकिन जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है ना वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जिधर आपकी इज्जत है वहाँ पे सब कुछ है। वो एक कोड है ना बड़ा, वो इंग्लिश में है कि इफ़ रिस्पेक्ट इज़ नॉट बीइंग सर्व देन जस्ट लीव द टेबल। आपको क्या ज़रूरत है वहाँ पर बैठने की जहाँ पे आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। तो इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। उस वक्त भी मेरे लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज़ थी, क्योंकि ऑब्वियसली रैप से मुझे भी पैसा तो मिल नहीं रहा था, ठीक है ना। मुझे कोई इतना ना हमने कभी सोचा था। ये सब जो हम कर रहे हैं, हम शोज में जाते हैं, ये वो पेप्सी का शूट लगा हुआ है, स्टार बन के घूम रहे हैं, हमने कभी सोचा थोड़ी था कि हम ये मतलब ये सब भी करना पड़ेगा। बट ये सब ऑर्गेनिक है, खुद आता है। तो उसकी तरफ भागना नहीं होता, भागना सिर्फ आर्ट की तरफ होता है, वो खुद ही आ जाता है सब कुछ, क्योंकि वो इट्स अ सिस्टम, वो चलेगा, ठीक है। तो होता ये है कि जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है ब्रो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहाँ से आपने निकलने वाली करनी है, ठीक है। एक होता है क्रिएटिव क्रिटिसिज्म, वो आपकी हेल्प करता है, ठीक है। अगर मैं कोई गाना बनाता हूँ, मैं अभी अपनी मिक्स टेप पर भी काम कर रहा हूँ, मैं गाना बनाता हूँ, मैं फ़ौरन इसको भेजता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें मुझे जो है ना क्रिएटिव बात करनी है, इसमें मुझे ना ज़रा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना है इसमें। बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे आपकी लाइफ में, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप रैपर हो, आप आर्टिस्ट हो। एक फोटोग्राफर भी आर्टिस्ट है मेरी नज़र में, ठीक है। एक ब्लॉगर भी आर्टिस्ट है, क्योंकि आर्ट है ब्रो। ऐसे मतलब आप अपनी पूरी ज़िंदगी दिखा रहे हो इन अ वे कि लोग उससे रेजोनेट कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो हर आर्ट में आई थिंक कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि मेरी इज्जत है या नहीं। अगर आपकी इज्जत नहीं है तो यू डोंट बिलोंग है, आपने वहाँ से निकलना है एंड यू हैव टू फाइंड अ वे आउट, यू हैव टू फाइंड अ न्यू वे। हमने भी यही किया, हम वहाँ से निकले, वी फाउंड अ न्यू गाय जो अब तक हमारे साथ है, शायद आप लोग जानते हैं, जो कि और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त, जो कि आया नहीं, उधर ऑफिस में वो हंसलर है, तो ऑफिस में अभी आ नहीं सका। खैर फिर हम जोके से मिले, फिर हमने वहाँ पर जो सबसे पहला गाना बनाया था ना वो था बर्गर का, और आई थिंक वो हमने 1-2 दिन में नहीं जो कि उसके बाद बल्कि नहीं, हाँ उससे पहले भी हमने बनाए हुए थे कोई 3-4, वो इतने फेमस नहीं है। नहीं निगाह कराची, बर्गर कराची, मैला मजनू, और वो दूसरा वाला तो बाद में आया। उससे पहले हमने बनाया था एक फिक्र आखिरत के नाम से, वो वाला था। उससे पहले नहीं वो तो बाद, वो तो बाद निगाह कराची। इंतजार। तो खैर हमने वो गाने बनाने शुरू किए, वो भी कुछ इतने खास चले नहीं, लोगों ने सुने नहीं सुने, ये वो ना साइड होता है। अब जब कहानी बर्गर कराची पे आई ना, तो इस तरह का सीन था कि हम दोनों जो है उन जो दोस्तियाँ हैं हमारी या जिन लोगों में हम बैठते हैं, वो एक पुल है वहाँ पर डिफेंस की साइड पर। ऐसा बोलते हैं लोग कि पुल के उस पार जो है वो बर्गर रहते हैं और पुल के इस पार जो है वो नॉन बर्गर है। मतलब हम जैसे मेरे में रखते हैं, मेरे जैसे। असल मेरा ये है कि मैं 7 साल पुल के उस पार भी रहा हूँ, अभी 4-5 साल से यहाँ भी रह रहा हूँ, तो आई नो यू नो। तो बर्गर कराची का यार इस तरह से आया कि कोरस सबसे पहले शायद हमने लिखा था उसका, है ना। सबसे पहले उसका कोरस बना था, के टू द ए टू द आर टू द नहीं बी टू द यू टू द, वो कराची लिंगो मिक्स हो गया, सॉरी, नया गाना बन गया। तो जब बर्गर कराची हमने बनाया तो ऑब्वियसली कोई एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं हमारी उससे भी, क्योंकि
ऐसा होता था यूट्यूब या फेसबुक पे हम अपने सॉन्ग्स डालते थे, विंडो मूवी मेकर से बना के या वो करके साथ सेटिंग बना के वी यूज्ड टू अपलोड इट। और ये है कि चेक करते थे फिर रोज़ ना जाके, 1 आ गया, 3 हो गए, 7 हो गए, 10 हो गए, ये हो ना, मतलब 200 हमारी ना रीच थी, 200 बंदा गाने सुनता। बर्गर कराची अपलोड कर दिया रिवर्ब नेशन के ऊपर है ना, साउंड क्लाउड पे। बर्गर कराची लीक हो गया था। बर्गर कराची ऐसा था कि जब हमने बनाया ना तो मैंने स्कूल में दोस्तों को सुनाया, ये वो लोग, उन लोगों ने बोला यार ये दे हमें, तो उनको भी भेज दिया, ईमेल कर दिया या कुछ कर दिया, अब वो फैला दिया ना हमने बिल्कुल। उस वक्त हमें इतना पता भी नहीं था ना कि यार कि कोई अगर वाकई क्लिक करने वाली चीज़ हो तो उसको ज़्यादा छुपा के हमारा रखना ये हो। सीन होता था, हमसे जो बोलता था कि यार गाना गाना बस बना के ना सुनाते थे, यार गाना बनाया यार, वो चेक कर यार, गाना चेक करते थे हमारा। और वो अक्सर लोग कहते थे यार ये भेज दे हमें, ब्लूटूथ कर दे, ये कर दे। और हम ऐसे होते थे कि हम तो खुश होते थे कि यार हमसे लोग हमारा गाना मांग रहे, सुनेंगे यार, फक यार जो फौरन मिलता है वो खैर तो हुआ ये, हमने वो लीक हो गया, मैंने भी नहीं देखा कि यार गाना लगा हुआ है ये वो ना। खैर सुना हमने, अब उसको हटा तो सकते नहीं थे, इतना पता नहीं था किसने लगाया, कहाँ लगाया ये। तो मुझे याद है मैं अगले दिन सुबह उठा था, लीक होने के 1 दिन बाद मैं सुबह उठा, वैसे तो हमें कोई पूछता नहीं था, तो 1000-2000 मैसेज ना उस पर, मतलब मैं जानता भी नहीं हूँ किसी को, रिक्वेस्ट आई हुई है 500-600, मैंने कहा यार ये क्या सीन है। तो हमने जाके चेक किया, व्यूज चेक किए, तो उसमें पहले दिन में कितने आए थे, कोई एक दिन में आई थिंक कोई 10,000 शेयर्स थे, 10,000 उसके सिर्फ शेयर्स और थे। एक ऑडियो अपलोडेड था किसी मतलब नो random वीडियो site। नथिंग, किसी को पता भी नहीं है कि किसने गाया हुआ है, किसने लिखा हुआ है, किसने म्यूजिक बनाया हुआ है, बस उसके ऊपर 10,000 शेयर है, पता नहीं 7-8 लाख कुछ उस पर व्यूज थे एक दिन में। और मैं बैठा हुआ सोच, और लोगों को पता भी नहीं है कि हम, क्योंकि उनको तो सिर्फ एक आवाज़ आ रही है ना, दे डोंट नो यू नो रैपिंग या कौन म्यूजिक बना रहा है। तो हम बैठ के सोच रहे हैं यार कि यार ये क्या सीन हो गया, 8 लाख एक दिन में, और मैसेजेस और रिक्वेस्ट और ये वो। फेसबुक उस वक्त इतना वो होता था, अब तो मतलब फेसबुक को पूछता नहीं, एड्स ही आते रहते हैं उसमें हमारे। तो ये है कि उस टाइम पे तो बड़ा फेसबुक ना ऑन था, जैसे आज इंस्टा है ना आज के दौर में, उस तरह से फेसबुक होता था। तो फुल हम छाए हुए थे फेसबुक के ऊपर यार, और मतलब वो लोग शेयर कर रहे हैं। वो वही बात हो गई कि पुल के उस तरफ वाले भी सुन रहे थे, और पुल के इस तरफ वाले थोड़े खुश थे, पुल के उस तरफ वाले थोड़े से ऑफेंडेड फील कर रहे थे कि यार ये कैसे है। हाँ मतलब ये क्या मजा दोनों को आ रहा था। मज़ा दोनों, हाँ ना वही था। बड़ी अच्छी एक वो मुझे मिसाल भी याद आई है, और मैं बोल नहीं तो समझ गए ना, बस मतलब आ गया ना। तो ये है कि मज़ा तो सबको ही आ रहा था, ऑब्वियसली हमें भी आ रहा था, ऐसी बात नहीं है, हम भी इंजॉय कर रहे थे यार। मेरी अम्मा मुझे कह रही थी कि वो इधर उधर से कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि तू गाने गा रहा है। तो मैंने कहा वो तो मैं पहले से गा रहा था। वो कहती नहीं वो तो कोई मशहूर हो गया है, बड़ा अच्छा गाना है, ये है वो है। तो मैं भी बड़ा वो हुआ कि यार घर पे भी इज्जत मिल रही है एक गाने की वजह से। 8 लाख व्यूज़ घर पे, सब बोल रहे हैं हाँ गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कंटेंट हो। उसके बाद एक तरह से ना हमने बस उस एक स्पीड पकड़ ली, पेस पकड़ ली फिर यंगस्टर में। तो फिर यूनस का आइडिया था कि यार अगर पुल के उस पार वालों को डील किया है, अब ज़रा इस पार थोड़ा सा ना देख लेते हैं क्या सीन है। तो फिर हमने बैठ के लिखना शुरू किया। उसके बाद हमने पहला मजनू रिलीज़ किया, उसको तो और ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। वो इसलिए क्योंकि पहले से एक हाइप बनी हुई थी बर्गर कराची की बात, तो ये है कि उन्होंने काफ़ी ना उसको लोग, और वो वाले भी खुश हो गए पुल में उसका तो बराबर हो गया। हाँ मिक्सर में हमने परफॉर्म भी किया था। हाँ उस वक्त हमें पैसे भी नहीं मिले थे, अभी मिक्सर बुलाए, मैं तो ऐसा बजट लो उसको यकीन करो ब्रो, यकीन करो, उनका कोई फेस्टिवल था, पता नहीं क्या हो ना, आपको पता है किस तरह क्या था वो, हाउस ऑफ ड्रीम्स कोई कार्निवल था। और वो ना मतलब स्लाइड्स बनाई हुई है बड़ी बड़ी, और वो वाटर पार्क का हो ना वो एक थीम दी हुई, और फुल ना हाँ फुल मतलब सीन ऑन है ना वहाँ पे। और हम लोग वहाँ पहुँचे ना मुफ्त में, मतलब कोई वो है ही नहीं था, बस अंदर ले आए हैं वो। मैं टीम से मिला जाके, अच्छा मैं वहाँ पे थोड़ा चौंक गया ना देख के,
क्योंकि मुझे अपना APS का कल्चर याद है कि मतलब प्रिंसिपल के ऑफिस गए और खड़े हो गए, बस सन्नाटा, ये वो ना, प्रिंसिपल का हाथ बांध लिए, पेंट ऊपर कर ली, बाल नीचे गए। मैं वो ऑफिस में घुसा डीन के, तो अंदर एक लैब्राडोर बैठा था पीछे, और डीन जो है वो स्वेट पैंट्स में बैठा हुआ है फुल ना, मतलब अभी जैसे नहा के आया चिल बैठा हुआ है वो। तो आया वो मिला, उसने कहा कि यू आर द गाइस, बहुत अच्छा गाना है, ये है वो है, आप परफॉर्म करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम चले गए परफॉर्म करने, उन्होंने टेबलें शेबलें लगा के ना स्टेज बना दी, वहाँ पे हमने फुल परफॉर्म किया, दे लव्ड इट। वो तो मतलब क्या, उस वक्त शायद मैला मजनू आया भी नहीं था, पहला मजनू आया तो वही गाना हमने हम बरगेरे कराची उन्हीं को सुना रहे थे और वो खुद ही खुश हो रहे थे। और उनको पता, हाँ उनको जबकि उनको पता नहीं उनकी, क्योंकि उसमें लिक्सर का जिक्र था और काफ़ी कुछ था। वो रेडियो वालों ने भी काफ़ी चलाया, हमें ईमेल आती थी कि यार इसमें से ये सेंसर कर दो, ये सेंसर कर दो, ये सेंसर कर दो, KGS सेंसर कर दो, साउथ शोर सेंसर कर दो। मैंने कहा तो रह क्या गया। तो दैट्स हाउ यू नो हमें पहला एक कह सकते हैं एक स्पॉटलाइट हमें मिली आफ्टर बरगेरे कराची। उसके बाद ये है कि मैला मजनू आया, फिर लाम से चौड़ा आया, और उसके बाद फिर यू नो एक दो हमारे शायद सोलो भी आए, फिर बीच में हमारे थोड़े मसले भी हो गए। मसले बस ये हो गए यार, पता क्या, वो एक मज़े वाली बात है कि होता ऐसा है कि जब टीम वर्क हो रहा होता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी टीम के अंदर सारे बंदे काम ही कर रहे हों। एक 10 बंदों की अगर 5 बंदों की टीम होती है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ मज़े ले रहे होते हैं, ठीक है। तो हम क्योंकि इतने नए थे और नए नए फेमस हुए, लोग आके तस्वीरें खिंचवाने होते थे हमारे साथ ना, कि मतलब आए भाई सेल्फी ये वो ना, ऑटोग्राफ भी लेते थे लोग। और मैं मतलब 14-15 साल के हम लोग ऑटोग्राफ साइन कर रहे हैं तो मेरे लिए वो बहुत नई चीज़ थी ना। तो ये है कि ईगो आ गया, शायद यही कह सकते हैं, साहब भाई में हमारे अंदर ईगो बहुत आ गया। मेरी अपनी चॉइसेस होती थी, मुझे इस तरह से चलना है, यूनस की अपनी चॉइसेस होती थी, मुझे इस तरह से चलना है। बहुत सारी यू नो इंस्टेंसेस ऐसे होते थे कि उसमें मैं कहता था कि यार ये गलत कर रहा है, या इसकी टीम का बंदा गलत कर रहा है, या यू नो मतलब देवर 2 टीम्स विद इन अ टीम, समझ रहे हो, कुछ इस तरह का सीन हो गया था। तो वो चीज़ें ज़्यादा चलती नहीं है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। यूनिटी जो होती है ना, वो मतलब कहते हैं ना लॉयल्टी इज एवरीथिंग। तो लॉयल्टी अगर आपने देनी है तो 100% देनी है, मतलब अगर वो 99 भी है ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लॉयल्टी 100% होती है, आपको ट्रस्ट करना होता है दूसरे बंदे को कि यार ये मैं इसके अपना करियर इसके हाथ में दे रहा हूँ क्योंकि इसने अपना करियर मेरे हाथ में दिया, हम साथ हैं। बट वी नेवर अंडरस्टूड दैट एट दैट पॉइंट। तो हम अलग हो गए और यू नो यूनस अपना काम करने लग गया, हम अपना काम करने लग गए, और बस ये आई थिंक कितने साल की है? 3 साल आई गए। 17 में पढ़े। दोस्ती तो हमारी बचपन से यार, वो बैंड टूटने के बाद भी हम मिलते थे, बैंड टूटने के बाद भी हम मिलते थे, इसके घर पर हम बाहर बैठते थे, अपना चेंज करते थे। 1-2 दफ़ा हम लोग ने सोचा भी रीयूनियन करने का, 1 साल बाद ही, और फिर शायद 2 साल बाद एक बार फिर से सोचा, लेकिन सीन बना नहीं था हमारा। लेकिन उसके बाद फिर जब रीबर्थ आया, रियल टॉक, यार वो तो असल में मेरे फीचर हैं यार, वो बड़े वो सोलो गाने, वो भी एक तरह से यार सोशल इशू है, मतलब उसके ऊपर वो एक तरह से मेरे पर बैकफायर हो गया था काफ़ी, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक स्टोरी टेलिंग की हुई थी, ठीक है। उसमें मैंने एक किस्सा सुनाया हुआ था कि एक लड़की है, उसको कोई आगे ले जाता है, उसका रेप कर देता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और फिर मैंने एंड में उस गाने में ये बोला कि मतलब इफ़ यू गाइस आर थिंकिंग कि ये सब मुझे कैसे पता है, वो इसलिए क्योंकि मैं उनके साथ था। मैंने इस तरह से उसको पोर्ट्रे किया। अब हुआ ये कि मैं, अच्छा ये मैंने गाना रिलीज़ किया, 2 दिन बाद ना मैं छुट्टियों में जा रहा था इंग्लैंड, अपने मेरे मामू वहाँ रहते हैं तो मैं उनके पास छुट्टियों में जा रहा था, मैं वहाँ चला गया। अब ऑब्वियसली जब रास्ता होता है तो अब ना तो हम बिजनेस क्लास में देखे हमारे पास वाईफाई हो, ना इतना ऊपर 4G आता था या कोई इस तरह का कुछ तो इतना आता भी नहीं था। तो मैं अपना 3G भी नहीं था, फिल्में लगी हुई थी वहाँ पे, उसके प्लेन में टर्किश एयरलाइन थी, फिल्में देखते हुए चला गया। वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे भी थके हुए, सो गए, उठे, ये वो वाईफाई कनेक्ट किया, थक करके बोला लोग गालियाँ दे रहे हैं यार। लोगों ने मतलब ना मुझे, मतलब वो मान गए कि मैंने कोई रेप किया है। मैंने कहा मेरा मतलब कोई ऐसा सीन नहीं है भाई, मैंने उस वक्त तो मैंने जाने दिया ना, मैंने कहा मतलब मैं इतनी फजूल बात का मैं क्या वो कोई रिस्पॉन्ड करूँ लोगों को। लेकिन वो ग्रो होती गई और इतनी ज़्यादा हो गई कि मतलब लिटरली मुझे लोगों के मैसेज आ रहे थे यार, मतलब लोगों के मुझे वो
डेथ थ्रेट टाइप के मैसेज नहीं होते जो के बाद छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं ये वो ऐसे करो ऐसे आज मिल जरा ये हाँ इस तरह का ना मतलब नहीं ऐसा नहीं था उसमें आगियाँ वागियाँ भी थी बहुत तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मैंने की हैं जो शायद मेरे डिसीजन सही नहीं थे लेकिन मैंने जैसा आने से आते ही आप लोगों को कहा था कि हम जो भी हैं आज वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी डू व्हाट वी गो थ्रू व्हाट वी सी एंड स्टिल डोंट सी ठीक है इन सारी चीज़ों का एक प्रोडक्ट बनता है जो इंसान होता है तो नेवर यू नो रिग्रेट कि यार मैं इस फेज़ में से गुजरा या मैं उस फेज़ में से गुजरा क्योंकि वही चीज़ें हैं जो आपको वो बनाती हैं मैं आज यहाँ बैठ के बातें कर रहा हूँ मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे इतने सारे लोगों के सामने बैठना पड़ेगा या बात करनी पड़ेगी या मुझे 1000 लोगों के आगे परफॉर्म करना पड़ेगा या मैं किसी सेमिनार में जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे गेस्ट बुलाया होगा क्योंकि मैं बहुत कम एज से मैंने शुरू किया था मैंने कभी भी इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं था बट ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और मैं खुश हूँ मुझे कोई इतना वो नहीं है मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि यार क्या मैं फेमस ठीक है मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूँ कि जितना हम फेमस हैं वो कह सकते हैं कि फेसबुक पे या यू नो यूट्यूब पे या जितने हम रेलिवेंट हैं उससे बहुत ज़्यादा फेमस तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मतलब दे आर नॉट इवन आर्टिस्ट वो जैसे वो कोई मैंने उसको ब्लॉगर भी नहीं कह सकते उनको यार मजाक उड़ाने वाले नहीं मतलब यार वो तो बेचारा नहीं उसका मैं आपको आगे का सीन बताऊँ असल में उसका सीन ये कि उसका सीन ये वो खुद नहीं करता ये उससे करवाते हैं लोग और वो इज एन एडिक्ट तो आपको नहीं पता एडिक्ट जो है वो क्या क्या कर देता है थोड़े से पैसे पैसे तो ये तो कुछ भी नहीं है हाँ उसकी वो इमेज बन चुकी है उसको मतलब यार अब हम लोगों को नहीं ब्लेम कर सकते अगर आपका एक इतना बड़ा चैनल एक चैनल है वहाँ पर आप अमित शाह को बिठा के उसके ड्रग प्रॉब्लम के बारे में अगर मजाक उड़ा रहे हो तो मतलब क्या है यार मेन स्ट्रीम मीडिया है मतलब लोगों को क्या लेसन जा रहा है गरम सवाल पूछ लिया यार वकार जगा साहब के साथ सीन ये हुआ था कि वो बस मैंने वो मैला मजनू में बोल दिया था आप लोगों को पता हो वकार जगा दूसरा मैला तो अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मुझे इतना वो नहीं पता था यार उस वक्त ना कि इम्पैक्ट क्या होता है इन चीज़ों का मतलब मुझे थोड़ी पता था कि वो फेंडी हो जाएगा वो दिल पे लेके बैठ जाएगा मुझे बाद में ऐसा लग रहा था कि शायद उसको वाकई था अंदर से इस तरह की कोई इनसिक्योरिटी जो मैंने जगा दी है बात करके तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑफेंड हो गया फैक्ट था ना चलो फैक्ट था वो लग गया उसका यार हुआ ये था मुझे एक बंदा मिला था ARY से ही था वो ARY म्यूजिक से उस वक्त तो बड़ा चलता था ARY अब तो ये कि स्ट्रीमिंग का दौर है आज के दौर में आई डोंट थिंक अगर आप टीवी पे किसी आर्टिस्ट को देख रहे हैं ना दैट डजंट मीन कि वो बहुत ही कोई हिट सीन है उसका क्योंकि असल सीन स्ट्रीमिंग का है जितना कैश है जो भी है सब स्ट्रीमिंग में तो ये तो मैं तो इन चीज़ों मैंने आज तक मैंने 1 या 2 दफ़ा अपनी CD कंपाइल करके चैनल्स को दिए लेकिन कभी भी नहीं चली वो तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया मैं इतना डिसहार्ट हो गया मैंने कहा यार जब अपना है एक मीडियम है उसके थ्रू इफ वी कैन रीच आउट टू यू नो एटलीस्ट अ मिलियन पीपल तो क्या मिलेगा तो हमने उसके बाद से ये देना वेना छोड़ दिया मुझे ARY से एक बंदा मिला था तब यूनिस मेरे साथ नहीं होता था शायद पता होगा मैं किसी बात करा एक थे भाई बताऊँगा दोस्त है ना हमारे यार वो मतलब उन्होंने उस पर कह दिया लेकिन मेरे दोस्त तो ये है कि उन्होंने मुझे कहा यार अच्छा आप हैं तलान जो मैं बैक स्टेज था परफॉर्म कर रहा हूँ तो वो आए उनका आर्टिस्ट भी आया तो उन्होंने कहा अच्छा आप हैं तलान जो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार ये बंदा मुझे जानता है मैंने कहा जी आप तो यार वाले बहन मैंने कहा हाँ आपको तो बैन किया आपके तो पोस्टर तस्वीरें लगा दी मैंने मतलब ARY म्यूजिक हो गया था क्योंकि ARY म्यूजिक में उस वक्त यू नो वकार जगह वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल हाँ मतलब वो लिविंग ऑन दी एज चल रहा है मतलब वीडियो ऑन डायल चल रहा है वो तो मतलब जब बंदा काम कर रहा हो तो चैनल ऑब्वियसली हाँ मुस्तफ़ा जाहिद से भी उनका बड़ा वो था मसला था मुझे नहीं पता यार लेकिन मेरे से जो वो तो आपको पता है बस वो इस वजह था तो मेरा एक दोस्त था जो गया था एक दफ़ा वकार लगा ने कोई ऐसा शो किया था जिसमें वो गली क्रिकेट चल रही थी और उसमें पॉइंट्स होते थे कि वो आउट हो गया तो पता नहीं मुंह काला हो गया तो उसमें मेरा दोस्त गया हुआ था तो उसने वहाँ पे वो गाना जब लगाया था तो उसने मुझे आगे बताया कि वकार जगह मैं खड़ा हुआ उसने सुना तो बोला बंद करो ये गाना मैं तुम्हें निकाल दूँगा दैट्स व्हेन आई रियलाइज तो मुझे बुरा भी बहुत लगा था यार मैंने रियलाइज़ किया कि चलो ठीक है एक मजाक है और लोग बड़े खुश हुए ये वो ना बड़ी रिक्वेस्ट आती थी उस गाने की और ये वो ना लोग रिपीट करते थे उस लाइन को
लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार मैंने एक तो चलो उसको हर्ट तो किया है, लेकिन उसके अलावा मैंने अपने भी ना थोड़े रास्ते बंद कर दिए। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इस मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हमने ना अपने कोई रास्ते ना ज़रा बंद कर दिए। बट नाउ व्हेन आई लुक एट इट, तो मतलब मैंने हज़ारों ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जो नई वीडियोस बना के चैनल चला रहा है, हर ब्रेक में चला रहा है, टी ब्रेक में चला रहा है, लंच ब्रेक में चला रहा है, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी रीच कुछ और है। ठीक है, जो मुझे सुनने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सुनने वाले हैं आई थिंक 80% टीवी देखते भी नहीं है। ठीक है, मैं टीवी नहीं देखता, मुझे याद नहीं है कि मतलब कब बैठ गया टीवी। मुझे मैं न्यूज़ बहुत फॉलो करता हूँ, लेकिन मुझे न्यूज़ देखनी होती है आई गो टू द इंटरनेट। कुछ भी करना हो, मतलब वो डू इट योरसेल्फ की वीडियोस भी देखनी होती है, बंदा इंटरनेट पे जाता है। तो मेरी रीच इस तरह की है कि आई डोंट नीड ये पेड प्रमोशंस और चैनल्स, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ वो भी बहुत रियल होता है। एक रैपर है हमारे जानने वाले, चैन के, तो चैन के की मैं अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था, वो तला यूनस के बारे में कह रहा था कि अच्छा लगता है मुझे राइटर है, लेकिन वो शराब को प्रमोट करता है। हाँ, मतलब वो ड्रग्स प्रमोट करता है, वो ये करता है, वो करता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं आपको मतलब वही बता रहा हूँ ना कि एक होता है क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव। मैं आपको सच बात बताऊँ, मैं छुपाऊंगा आप लोगों से कुछ भी नहीं। चैनके के साथ हमारा एक गाना आने वाला था, नहीं आएगा, नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ नहीं आएगा। मैं बताता हूँ वजूहत, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सीन क्या है। जैसे मैं आपको भी बता रहा था कि यार क्रिटिसिज्म जो होता है ना, वो भी बड़ा देख के आपको लेना होता है। कंस्ट्रक्टिव कुछ और होता है, डिस्ट्रक्टिव कुछ और होता है। क्रिटिसिज्म उनको दिया जाता है जो डिजर्व करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आप क्रिटिसिज्म डिजर्व नहीं करते हो, तो आप उनको दो भी मत। अगर आपको लगता है ना कि यार मैं इसको थोड़ा सा अगर बताऊंगा तो शायद इसकी हट जाए, ये और ऐसा होता है, बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं। एक की दो हम अभी बात कर रहे हैं, तो ये है कि हुआ क्या, मैंने उसकी वीडियो देखी, मैंने नहीं देखी थी, मुझे किसी ने भेजी क्रॉप करके। उसके अंदर उसने ये बोला था कि हाँ वो बहुत अच्छा राइटर है, XYZ वो, बट मुझे वो ड्रग्स को प्रमोट करता है। ठीक है, अब मैं इसको बचपन से जानता हूँ, हम बचपन से साथ काम कर रहे हैं। हमने ज़ैनब के ऊपर गाने बनाए, मैंने APS पेशावर के ऊपर गाना बनाया, मतलब हमने किस सोशल इशू पे गाना नहीं बनाया। हमने माँ वॉइस ऑफ वाइट गाना बनाया, फिक्रे आखिरत हमने बनाया, नया पाकिस्तान। आउट ऑफ ऑल दैट उसने सिर्फ क्या पकड़ा, ड्रग्स पकड़ा। ठीक है, दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक। ये सबसे ये डिस्ट्रक्टिव थी, ये हमारे लिए ये डिस्ट्रक्ट, मतलब इसमें क्या आप मतलब क्या आप ये प्रूव करना चाह रहे हो कि जो बेटर देन अस, तो मतलब वो इट्स नॉट योर चॉइस ब्रो, वो चॉइस लोगों की, तो वो आपको अपने ऊपर नहीं रखनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि मैं किसी से बेहतर हूँ, ना मुझे कहने की ज़रूरत है। रैप में कहता हूँ वो मैं अपना एक आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जज नहीं करता। जज मुझे लोग करते हैं क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ। तो मुझे वो बात बहुत बुरी लगी थी, और मैं नहीं उसके साथ आई डोंट थिंक हमारा गाना आएगा अभी, क्योंकि वही क्रिटिसिज्म की बात हो रही है। थोड़ा सा हमने उसके काम को लेके थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया था मैंने, ऑब्वियसली यार मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था वरना। ठीक है, क्योंकि वो गाना मैं आपको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। उस गाने का मकसद ये था कि, और ये हम कब फेंक रहे थे, ये हम उस वक्त फेंक रहे हैं जब ये सारा 6 सितंबर से पहले करने वाले थे हम, जब ये अभिनंदन वाला सीन हो गया था और वो लड़ाई शड़ाई पूरा इंडिया पाकिस्तान चल रहा था। उस वक्त में हम बड़े आराम से बना देते कि ये वो इंडिया हम तुम्हारी ले देंगे, और ये और वो चल भी जाता, सब खुश होते कि वो मज़ा आ गया। लेकिन हम वो जो गाना बना रहे थे, हम उसकी कुछ, क्योंकि हम इंडिया की पब्लिक को रीच कर रहे थे उस गाने से, तो हमारी कुछ लिरिक्स इस तरह की थी कि ये जंग वंग छोड़ बनता है, ये नफरत की जंजीरें तोड़ मेरे भाई, बढ़ना है आगे हमें, सितारों से आगे है जहान और बनता है, तो ये जंग वंग छोड़ बनता है। ये हमारा उसका मतलब एक मकसद था गाने का। खैर वर्ड्स रिकॉर्ड होकर आए वगैरह, थोड़ा सा तला ने भी और मैंने भी उसको क्रिटिसाइज़ किया कि यार ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें गलत हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ठीक है इसको सही कर लेते हैं, री रिकॉर्ड कर दो। मैं भी करता हूँ, सब करते हैं, मतलब मैं कोई नहीं कह रहा कि मैं कोई रैप गॉड हूँ जो बस माइक के आगे खड़ा होता है और एक वर्स देता है वो हिट हो जाता है। भाई टाइम लगता है यार, क्रिएटिव प्रोसेस में टाइम लगता है।
ठीक है, क्रिएटिव प्रोसेस की कोई टाइम विंडो नहीं होती। मुझे इतना बुरा लगता है, लोग पूछते हैं कि यार वो तला भाई ये वाला गाना आपने कितने दिनों में लिखा था। अब मुझे क्या पता कितने दिनों, मतलब हो सकता है मैंने वो आधे घंटे में लिख दिया हो सकता है मुझे 3 महीने लग गए वो गाना लिख के। मेरा गाना है मुंतज़िर, मैंने 3 महीने सिर्फ वो गाना लिखा है। उसके बाद 3 महीने सिर्फ मैंने उस गाने को बनाया, क्योंकि मैं उस वक्त खुद पीटे बना रहा था, तो मुझे नहीं समझ आया कि मैं अच्छा बना रहा हूँ। मैंने 6 महीने तो सिर्फ उस गाने को स्ट्रक्चराइज करने में लग गए कि उसका एक स्ट्रक्चर हो। तो क्रिएटिव प्रोसेस का और इंसान की जो ड्रीम्स होती है ना, मैं किताबें पढ़ता हूँ, लगता नहीं हूँ ऐसा नहीं कि मैं किताबें, मुझे शौक है किताबें पढ़ने में, मतलब ऑटोबायोग्राफी हो गई या कोई मतलब थ्रिलर नॉवल टाइप हो गई। मैं अभी रिसेंटली एक किताब पढ़ा था इमरान खान की, तो उसमें उसने एक बात लिखी हुई थी कि जब मेरी जमायमा से शादी हुई थी तो, और जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो मुझसे जमायमा एक सवाल करती थी कि मतलब ये तुमने कब तक परस्यू करना है ना, क्योंकि तुम पॉलिटिक्स में आए हो, तुमने अभी इतना इलेक्शन लड़ा, एक सीट तुम्हें मिली, वो भी मियाँ वाली से, वो तुम्हारा होता हूँ, उसके अलावा तुम्हारा एक सीट के तुम बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, तो तुमने ये कब तक परस्यू करना है। तो वो आगे से उसको अपनी मतलब बीवी को और वो भी जमायमा को उसने ये कहा था कि मतलब कि मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊँ कि मैंने इसको कब तक परस्यू करना है, क्योंकि मेरी ये ड्रीम कि मैंने इस मुल्क के हालात बदलने, और ड्रीम्स जो होती है ना, जो ख्वाब होते हैं, उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि मेरा ये ख्वाब जो है मैं तब तक पूरा कर दूँगा, अगर तब तक नहीं हुआ तो फिर मैं वहाँ पे ऐसे नहीं होता। जब आपको कुछ हासिल करना है ना, तो यार आपको सिर्फ फिर उसकी तरफ देखना है, लेफ्ट राइट इधर उधर लोगों ने आपको बहुत कुछ बोलना है, सजेशन मिलेंगे, लेकिन वो आपने प्रोसेस करना है अपने दिमाग में कि क्या सही है क्या गलत है, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है। इस एज में सबसे जो कह सकते हैं कि पहली प्रायोरिटी जो है, मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि मैंने नहीं की, ठीक है, इस वजह से बता रहा हूँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको वो वाला बंदा तो आगे समझा देगा जिसने बहुत पढ़ाई की होगी ना, वो आपको आगे समझा देगा कि पढ़ाई के ये फ़ायदे हैं, पढ़ाई के वो फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैंने नहीं किए ज़्यादा, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, ठीक है। वो आपको ना थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि वो फिजिक्स और वो केमिस्ट्री और ये वो ऑब्वियसली वो चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम नहीं आती, पता है, वो CO2 और ये वो हमारा काम नहीं है ना, तो वो प्रैक्टिकली, बट आपका माइंड ग्रो करता है, ठीक है, आपको चीज़ें सीखने को मिलती है। कल को आप कहीं बैठ के बात कर सकते हो, अभी मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 10 साल हो गए बातें करते करते लोगों से और अपनी स्टोरी बताते बताते। तो मैंने यार ऑब्वियसली जैसे हम डिप्रेशन की बात कर रहे थे, एंजाइटी की बात कर रहे थे, मुझे थोड़े से थे इशूज़ ड्रग्स के, उसके लिए मैं वेंट टू रिहैब, मतलब मैं 1-2 महीना गुजारा, वापस आया तो मैं यूजी का सीन पता मेरी खा गई। मतलब बंदा 2 महीने से वापस आया और आगे यूट्यूब खोल रहा है, मतलब मेरा पूरा रैप करियर ना यूट्यूब पे ही, मतलब पहली बीट भी यूट्यूब से निकाली, फिर वो रिया से खैर मैं वापस आया, मैंने वो गाना सुना, इसका गाना सुना ब्लैक पैंथर। जब मैंने ब्लैक पैंथर सुना ना, तो मुझे ये समझ आ गई थी कि जवाब शिकवा की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने किया ना यार, क्योंकि करना ज़रूरी था, क्योंकि मतलब कुछ इस तरह के सीन थे, हाँ मतलब वो क्लियर करनी होती है ना यार चीज़। तो ये इस तरह से यार मेरा तो अब तक यही चलता आ रहा है। मैंने बहुत लोगों की बातें सुनी है, मैं आपको सच बात बताऊँ, देयर इज़ अ पॉइंट कि जब आपके घर वाले भी आप पे भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है, और उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं, ठीक है, वो घर वाले अगर आपको किसी चीज़ से हटाना चाह रहे हैं, आपको डीमोरलाइज कर रहे हैं कि यार ये मत करो, आप सिर्फ मतलब उनको हेट मत करो यार, क्योंकि मैंने किया है। मैं बोलता था यार क्या यार ये दिमाग में घुसे रहते हैं, कानों में घुसे रहते हैं 24 घंटे, ये करो वो करो, ये नहीं करो वो नहीं करो, बट द थिंग इज यार आप अपने ना सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से ही देखनी चाहिए चीज़ें। इंसान कामयाब तब होता है जब वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखे यार वो कह रहा है, एक तो ये होता है कि वो क्या कह रहा है, डोंट गेट इनटू कि वो क्या कह रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों कह रहा है, उसकी वजह क्या है। अगर आपको आपके घर वाले किसी चीज़ से, हो सकता है आप में से बहुत सारे आर्टिस्ट हों, ठीक है, अगर आपके घर वाले आपको किसी चीज़ से मना कर रहे हैं या उस कह रहे हैं कि उसको परस्यू नहीं करो, देयर इज़ नथिंग टू हेट, देयर इज़ नोबडी टू ब्लेम बट योरसेल्फ, ठीक है। उनको समझाना पड़ेगा, आपको उनको प्रूव करना पड़ेगा कि इस चीज़ में मैं सीरियस हूँ, ठीक है, जिस तरह से हमने किया, हम लगे रहे, हमने प्रूव किया कि हम इस चीज़ में सीरियस हैं, हमने इसको परस्यू करना है और उसका हमें अब फल मिल रहा है, ठीक है। हम पैसे भी कमा लेते हैं, फेमस भी हैं, सब कुछ है, ये वो पढ़ाई भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए यार, सबको करनी चाहिए, लेकिन ये है कि
जो ड्रीम्स है ना वो, जैसा मैं कह रहा हूँ कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई उस पर हसल की ना कोई मतलब वो नहीं होती कि यार मैं इतना टाइम हसल करूँ या मैं इतना टाइम करूँ, मैं यहाँ पे इतना टाइम लगाऊँ। नहीं, जो तुम्हारी ड्रीम है तो उस पर टाइम लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं एक रैपर हूँ, 2009 में मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं 2009 में रैप करना शुरू कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। टीवी नहीं चलाता मेरे गाने, रेडियो मेरे गाने नहीं चलाता, ठीक है, क्योंकि उनका वो कल्चर ही नहीं है। अभी भी हम कभी कभी रेडियो लगाते हैं, उस पर सज्जाद अली आता है, आपके रस्म आता है, क्योंकि कल्चर है ना। मेरे दोनों फेवरेट हैं क्योंकि वो कल्चर है, मैं उन पर बड़ा हुआ उनको सुन के, तो मुझे कोई मुझसे वो नहीं है। लेकिन क्या, मेरा जो म्यूज़िक है, मेरे अपने एक रिश्तेदार ने, बहुत ही क्लोज है मुझसे, उन्होंने मुझे कहा था काफ़ी पहले कि एक तो पाकिस्तान में म्यूज़िक की कोई फ्यूचर है नहीं, ऊपर से तुमने जो जॉनरे पकड़ा है वो वैसे ही म्यूज़िक की सौतेली बैंड है। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि मतलब ये बोला क्या। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा इसको ब्रीफ किया कि यार लोग इसको इतना नहीं मानते इसको, वो दे डोंट थिंक इट्स म्यूज़िक। लेकिन आज के दौर में आप कहीं भी देख लो ब्रो, आपके चारों तरफ है ब्रो, आपके चारों तरफ है, आपके जूते, आपके कपड़े, सन ग्लासेस, कल्चर, ये सब हिप हॉप है। हिप हॉप कोई जॉनरे नहीं है, हिप हॉप इज अ कल्चर। तो उसका हिस्सा बनते हैं जब तो आपको पता लगता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब जब हमने शुरू किया, हमारे पास सिर्फ एक चीज़ थी कि रियल रहना है, ऑर्गेनिक रहना है, बात वो करनी है जो है, जो बात नहीं है वो नहीं करनी है। और वही हमने की, और वो ऑटोमेटिकली लोग उससे रेजोनेट करेगा। मेरा तो करियर आई थिंक सिर्फ एक चीज़ पे बेस्ड है, और वो है कि आई वॉज ऑलवेज डायरेक्ट विद माई फैंस। और मेरी उनके साथ कह सकते हैं कि हमारे इतने गाने में फेंकता हूँ, और इतना इंटरेक्शन हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है, वी डोंट नीड एनीथिंग आज के दौर में। लेकिन अगर मैं 9 साल पहले, 10 साल पहले, मुझे तो लगता भी नहीं था कि ये सब कुछ पॉसिबल भी होगी। क्योंकि म्यूज़िक तो, रैप म्यूज़िक तो वो कह रहे हैं कि सौतेली बहन है म्यूज़िक की, और पाकिस्तान में तो वैसे ही कोई वो नहीं। तो मतलब बिल्कुल ना, उन्होंने मतलब बंद करके ताबूत में बोला कि बस ख़त्म करो ही नहीं रहा। और मुझे बहुत मतलब मेरे घर वालों ने भी कहा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा ये वो। मैंने अपने मतलब लंच मनी में से भी पैसे बचा के ना रिकॉर्डिंग की है, जबकि उस वक्त इतनी महंगी नहीं होती थी रिकॉर्डिंग। वो एक स्टूडियो था, वो कर देता था 1000 रुपये ले लेगा, 1500 रुपये ले लेगा, 2000 रुपये ले लेगा। लेकिन अब हमारे लिए तो उस वक्त ज़्यादा थे ना यार, मतलब हमें कितने 50-60 रुपये मिल जाते थे सुबह, मतलब सुबह मिल जाते थे, स्कूल में लंच वंच किया, वापस आ गए, उसके बाद तो घर पे। तो अगर कुछ और चाहिए हो तो फिर पैसे देते थे। लेकिन मुझे ना उसमें से बचाने पड़ते थे, क्योंकि मैं घर में तो बता नहीं सकता कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो मुझे करना ही होता था, मैं घर से उतरता था, और जो मेरा ट्यूशन का टाइम होता था, मतलब कोई भी ऐसा ना करे लेकिन मैं करता था, तो मैं बता रहा हूँ ट्यूशन से मैं ऐसे न्यूटन, ठीक है। तो मैं रहता था तब नुमाइश चौक में, और स्टूडियो होता था ताज कॉम्प्लेक्स में, वो सिनेमा है वहाँ पे, डीजे अब्दुल गनी उमैर खान का। तो मैं पैदल वहाँ से जाता था ब्रो, बैग उठाता, बैग भी नहीं कहीं छोड़ सकते क्योंकि ट्यूशन है, तो बैग उठा के पैदल नुमाइश से ताज सदर रिकॉर्डिंग करके वापस आना है 2 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि ट्यूशन का टाइम होता है। तो ये है कि मैं इस तरह से रिकॉर्डिंग किया करता था। तो यूनिस की असल और थी, तो उसको गुलशन से आना पड़ता था, बस पकड़ के समझ रहे हो? यूनिस भाई को माइक तो दे। हाँ यार, ये पता है क्या, जब मैं आ रहा था ना, मैंने उसको बोला यार मैंने कहा यार तू बात कर, होता है यार मैं क्या बात करूँगा। लेकिन ये कि मतलब मुझे यार, मैंने इसको यही कहा, मुझे इतना आई डोंट नो मच अबाउट मेंटल हेल्थ। अगर आप में से कोई ऐसा है जो जानता है इस चीज़ के बारे में, तो ज़रूर आगे यहाँ बात करिए, मैं भी सुनूंगा। बट आई रियली डोंट नो ब्रो, मुझे नहीं पता कि मुझे कोई इशूज हैं या नहीं है। मेन इशू ओवरथिंकिंग की है सर। क्या चीज़? ओवरथिंकिंग ही कर रहे होते सब लोग, एंड Overthinking, एग्जैक्टली इससे होता है। सही बात। बैठे चीज़ों को सोचते रहेंगे, फेक सिनेरियोज बना लेंगे दिमाग में। एग्जैक्टली। मेन चीज़ वही मसला है सारों के साथ, खुद भी यही कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग हम करते भी इसलिए हैं क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ओवर थिंक कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में। अगर मैं, जैसे हम लोग भी करते हैं कभी कभी, क्रिएटिव प्रोसेस में भी ओवर थिंकिंग होती है, और वो तबाह कर देती है आपके क्रिएटिव प्रोसेस को। ख़त्म हो जाता है आपका गाना, जो भी है आपका आर्ट ना, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब आप परफेक्ट होना चाह रहे हैं जबकि आपको पता है कि आप परफेक्ट नहीं है। ज़िंदगी भर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। ओवर थिंकिंग का यार होता ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपनी लाइफ
अपनी नीड्स पे अगर हमने इम्प्लीमेंट नहीं की ना, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई मसला है या कोई पैसों का मसला आ रहा है या कुछ भी होगा, तो मुझे सबसे पहले ना तो ये नहीं सोचना कि यार अगर ये ना हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सबसे पहला तो मेरा थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि मैंने इसको फिक्स कैसे करना है, टैकल कैसे करना है। जहाँ मैं ये सोचने लग गया कि अब मेरे साथ होने क्या वाला है, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज, मुझे क्या नुकसान होने वाला है, सबसे पहली चीज़ आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि मैंने उसको टैकल कैसे करना है। क्योंकि यार वो तो आपका डेड एंड है ना, कि मेरे साथ क्या बुरा होगा, बुरा तो डेड एंड है, तो आप डेड एंड के बारे में क्यों सोच रहे हो? आपको सोचना ये है कि मैंने इसको टैकल किस तरह करें। लेकिन बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं कि फिर लोग कहते हैं कि यार इश्यूज नहीं है, आई जस्ट ओवर थिंक किसी की। अब हमारी एज इस तरह की होती है कि वो लव लाइफ के मसले हो गए और ये हो गया और वो हो गया, और मुझे उससे कोई मसला नहीं होता है यार। मतलब मैं ये नहीं कहता कि लोगों की फीलिंग्स नहीं होती, ऑब्वियसली होती हैं फीलिंग्स, सबकी होती हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप वक्त के किस हिस्से में कौन सा काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एक 16 साल के, 17 साल के, 20 साल के लड़के हो एंड यू आर वरीड अबाउट योर लव लाइफ, तो पता नहीं आप कहाँ पहुँचोगे, कहाँ पहुँचोगे। लॉन्ग रन में कहीं नहीं जा रहे। हाँ, मतलब आपने यार सोचना कुछ और है ना, मैंने अचीव पहले कुछ और करना है, ठीक है। मतलब मैंने अगर बर्गर कराची ना बनाया होता तो मैं 10 साल बाद जो है वो पेप्सी का वो ना कर रहा होता। अभी मैं सबसे पेप्सी बड़ी बात नहीं सोच लोग क्या सकता। कहेंगे? मैं 9 साल पहले बैठ के सोचूं यार ये पेप्सी मुझे क्यों नहीं दे रहा, और ये कोक मुझे क्यों नहीं बुला रहा, और ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। स्टेप बाय स्टेप होता है। तो अपनी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप सही सेट करो। हमारे ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे पहले ये चीज़ होती है कि ब्लेम गेम जो हमारा होता है ना, कि यार ये इस वजह से हो गया, ये इस वजह से हो गया, ये इसने कर दिया, वो उसने कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी चॉइसेस, यू गॉट योर सेल्फ, क्योंकि वो आपकी चॉइस थी फलाने लोगों के साथ काम करना या फलाने लोगों से मिलना या दोस्ती रखना। बहुत सारे ऐसे आपके दोस्तों में भी इस तरह के लोग होंगे, दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन। ऐसे होते हैं, मतलब आप मानो या ना मानो, ऐसे होते हैं लोग। तो उस इन चीज़ों से बचना होता है। तो अपना आपने जो कह सकते हैं कि जो आपकी विजन है ना, वो क्लियर रहनी चाहिए कि मैंने तो वहीं पहुँचना है, मेरी वही विजन है, मुझे यही करना है, ठीक है। बाकी दुनिया कहती है हाँ कि यार ये चलेगा नहीं, यार तू क्या। अब मुझे बहुत सारे सजेशन आते थे कि यार वो आप कैसे गाने बनाते हो यार, ये कोई वो 4 बोतल वोडका टाइप का बनाओ थोड़ा पार्टी, या वो आंटी पुलिस बुला लेंगे, क्योंकि वो ज़रा वो हाइप है ना वो। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, और ये हिप हॉप में है, मैं किसी और जॉनरे में इसको नहीं इम्प्लीमेंट करता। यार मैं इनको बता रहा था ना, कोई हिप हॉप करके लोग समझते हैं कि हिप हॉप इज अ जॉनरे, बट हिप हॉप जॉनरे नहीं है, इट्स अ कल्चर, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मतलब आपके जीने मरने में एक तरह से हिप हॉप आती है कि आपकी चॉइसेस क्या हैं, ठीक है। और हमने क्योंकि बचपन से रैप म्यूजिक इतना सुना है, हम तो मतलब फुल ओल्ड स्कूल पे बड़े हुए हैं ना। आजकल के बच्चे जो हैं मतलब नए हैं, काफ़ी सारे लिल पंप सुनते हैं और मम्बल रैप सुनते हैं। असल में होता ये है कि मम्बल रैप में ज़्यादातर लोग इन्जॉय करते हैं म्यूज़िक को, बीट को, लिरिक्स को नहीं करते, क्योंकि वो लिरिक्स होती भी नहीं है। मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो हाँ गा समझ रहे थे, तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि पता नहीं गुची गैंग में कितनी बार गुची गैंग 8 नहीं 30 से ऊपर दफा उसने गुची गैंग। तो मतलब इस तरह का यार मेरा जो कंटेंट है दैट इज, मतलब हमने एक गाना भी फेंका था ओजी क्लास मिक्स 6 मिनट। आप मुझे उसमें से कुछ निकाल के दिखा दो, आप मुझे दिखा दो कि मैंने एक बार 2 बार की हो वहाँ पर, एक्सेप्ट फॉर आजा बैठ मेरी क्लास में। तो ये है कि हम 1-2 लोग हमने सुनाया भी, तो वो कह रहे थे यार ये तो मतलब इट्स टू मच टू प्रोसेस, क्योंकि 6 मिनट तक तुम लोग सिर्फ रैप कर रहे हो, सिर्फ रैप कर रहे हो, कोई बात ही नहीं है ना उसमें, कोई बात नहीं, सिर्फ रैप। तो ये है कि हमारा कंटेंट उस तरह का है। अब जैसे मैं ये मम्बल रैप की बात कर रहा था, मज़े का बहुत है, सुनते हैं, कभी कभी हम भी सुन लेते हैं। अच्छा लेके से मैं मिला भी था जाके, नहीं वो नहीं आया लेके अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा।
बार इनको पहले जब मैं बड़ा हुआ था तब मैंने इनको बुलाया, मैंने ट्वीट देखी, वो वापस मेरा फुल गर्म चल रहा था। मैंने इनको बोला यार क्या तुम लोग लड़ रहे हो, छोड़ो, अगर लड़ना है तो मुंह पे लड़ते हैं सुबह। अब वो मुझे ना बाहर से बोले कि यार बॉक्सिंग मैच कराते हैं, ये कराते हैं। सही है, और बोला सही है, तुम लोग बॉक्सिंग मैच कराना, मैं उसको फिल्म करूँगा बैठ के ना, ताकि मज़े तो मैं भी लूँ ना यार। अच्छा भाई नहीं आया ना ये लोग। फिर जो है मैं इधर आया, मुझे फिल्म शूट करनी थी अपनी। अभी तला भाई ने एक्ट किया है हमारे, फुल क्या एक्टिंग की है, नया नवाजुद्दीन सिद्दीकी दे दिया मैंने आपको। और जो है उस पर जो है ना फिर मैं खुद उसको लियारी लेके गया। अब वहाँ गए, अब उस दिन मैंने ना जॉइन नहीं किया, मैंने बोला नहीं आज तो कोई साल बाद ऐसा हुआ था। तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ और जो है उन्होंने इतने मसले कि यार आपने हमारी ज़ात पे बात की, आपने ये किया, आपने वो किया। मैंने बोला यार हमने स्ट्रेट अप आपने जो बातें की हमने उसका जवाब दे दिया, सीधी बात। और जो है आप उस टाइम पे ट्रिगर कर रहे हो हमें, जिस टाइम पे मेरा एक दोस्त जो है वो उधर है रिहैब में, मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा, सीधी बात। और मैंने उनको डिस किया था, उनको बता के सबसे पहले ले लेके को मैंने उसका DM किया था। तो 4 दिन शेयर किया था मैंने भी, 4 दिन शेयर किया था कि यार कुछ मज़ा तो है, मज़ा तो है। वहाँ से फिर जो है इंडियन आवाम आ गई, क्योंकि मैंने सप्लिमिनली उनकी भी ली थी और उनको भी मैंने बताया था कि नहीं डिस किया। फिर वहाँ से हो जब आए तो फिर एनीवे वाला गाना बाकी ठंडा है यार, सीधी बात है। डिप्रेशन पे बात करने आए, वो बेचारा वीडियो देख के डिप्रेशन में चला गया। सिटी स्कूल में आओ तुम लोग यार, मसला इतना बड़ा है कि हम सेंसर करें तो कैसे करें। कितना करें यार, कि बोला गया है हमें, मगर मुझे पता हमसे नहीं होगा। आप लोग अब्दुल्ला मलिक से कब मिले थे? यार वैसे तो मैं फर्स्ट टाइम मिले हो? अब्दुल्ला से मैं मिला हूँ फर्स्ट टाइम अभी जब मैं इस्लामाबाद गया था, तो वो मैं उससे पहली बार मिला हूँ। मैं वैसे उसे 5 साल से जानता हूँ, तो गाने शाने भी हमने काफ़ी बनाए, सेल्वो भी बनाया था। जे क्या भाई है अपना, बहुत बेहतरीन है। किसके बारे में? सैविज ब्रो, मैं आपको बता रहा हूँ सैविज जो काम कर रहा है ना ब्रो, लोगों को समझ भी नहीं आता कि वो काम क्या कर रहा है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, लोग अभी समझ नहीं रहे। लेकिन मैंने उसको भी ये कहा था, मेरी उससे DM में बात हो रही थी, तो मैंने उसको बोला ब्रो सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक तो ये कि जो कर रहे हो वो करते रहना, इसको बदलना मत, कोई इधर उधर नहीं भटक मत जाना, कहीं और मत निकल जाना, यही है तुम्हारी लाइफ। हाँ, दूसरा ये कंसिस्टेंसी से करते रहना, ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम रैपर्स जो होते हैं ना, हमें कोई वो पेड प्रमोशन वाला सीन तो होता नहीं, ठीक है। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि वो एक गाना बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे, वो चैनल को देंगे, चैनल प्रमोट करेगा, पुश करेगा, महीना 2 महीना वो गाना चलेगा, शोज़ होंगे। ये हमारा इस तरह का कोई सीन नहीं है, हमें जो भी करना पड़ता है खुद करना पड़ता है। मतलब शो भी ऑर्गेनाइज करना है तो खुद करना है, मतलब हम स्टूडियो खुद बनाते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, सब कुछ। मतलब आपको अगर हमारा शो बुक कराना है तो पीछे में कोई मैनेजर नहीं है, मतलब वो हमने करके देख लिया। वो हम छोटे होते थे, हम बड़े चौड़े में घूमते थे, ये मेरा मैनेजर है, वही हमारी टांगे खींच रहा है, वही बीच में से ना सीन हो रहा है। अब कोई मैनेजर नहीं है, हम बोलते हैं यार अब हमें ईमेल कर दो, क्योंकि हमारी एक ना लॉजिक है। लॉजिक मेरी ये है कि मैं बोलता हूँ यार कोई भी पूछे ना इवेंट का, उसको बोल ईमेल कर, क्योंकि अगर वो सीरियस होगा ना
तो वो एटलीस्ट ईमेल तो कर ही देगा, ठीक है। जब ईमेल कर देता है तो फिर हम उससे वहाँ पर डिटेल्स लेके कॉल करके, जिससे भी पहली बात होती है ऐसे होती है मुझसे होती है, कोई मैनेजर नहीं होता पीछे, क्योंकि हमें पता है कि वो डॉर नहीं है, ठीक है। वी कैन ईजिली डील विद एनीबडी, क्योंकि हमें 10 साल हो गए हैं करते हुए। तो हम ये पेप्सी आता है, बड़े बड़े ब्रांड मैनेजर्स आते हैं, खुद उनसे बात करते हैं, और वो भी पेप्सी के हम ऑफिस में गया हूँ, BBDO के जो है एजेंसी थी, उधर मैं बैठा हूँ, कोई 80% मीटिंग हो गई है, ठीक है। फिर वो मुझसे सवाल करते हैं, यार आप इनको ना कब से मैनेज कर रहे हैं यंगस्टर्स? मैंने बोला यार मैं क्या बताऊँ अब आपको, मैं कब से मैनेज कर रहा हूँ, ऐसा आप समझे, जो समझते हैं समझे। तो शूट पे वो बंदी जब मुझे मिली ना, वो ठीक है यार, चौंक गई, कहती यार यही आर्टिस्ट है। गाड़ी वाड़ी है कुछ मेरा सुनते नहीं होगा। रियल सीन जो होता है ना यार, वो बड़ा एजेंसी के है ना, उनको नहीं पता। एजेंसी का काम है कि उनको वो आर्टिस्ट प्रोवाइड करना है जो ब्रांड चाह रहा है, वो एक तरीके से वो उनके मिडिल मैन है। फारिश शफी किधर गाया था यार फारिश शफी ने वीडियो किया हुआ है, मैंने, मुझे पता है एक मेरे दोस्त ने डायरेक्ट किया हुआ है, पता नहीं बड़े टाइम से उसके ऑडियो पे शायद वो जो है कुछ कर रहा है चेंजेस उस पर। उसका एक वीडियो है, फारिश शफी का अच्छा काम है, मैं चाहता हूँ फारिश शफी और काम करे। फिल्म भी की है यार। सैवेज मुझसे कोई 5 से 6 साल पहले मैं मिला था एज अ फैन ना, और उसने आके मुझसे सेल्फी वेल्फी दिखाई थी, मुझे वो बंदा याद भी नहीं था। फिर वो अभी मुझसे रिसेंटली कोई एक महीने पहले शायद बीच में अभी वो मुझसे आके ना मिला, और जो है वो वैसे ही फैन बॉय बन के मिला। उसने मिलने के बाद जो है ना, उसने मुझे बोला कि यार कुछ सुनाना है ना मेरे को। पहले जो है वो बड़ा वो हो रहा था कि सुना नहीं रहा था, डर रहा था। फिर उसने जो है ना मुझे अपने बात सुनाना शुरू किए, मैं साइड हो गया। मैंने बोला यार फक, तू बहुत अच्छा कर रहा है और लगा रहा है। और उससे जो है मतलब मेरी बात हो रही है, और मैं ऐसी ना उससे बात कर रहा हूँ, उसको 1-2 अपने फेवरेट आर्टिस्ट बता रहा हूँ कि यार स्नूप डॉग का ये फेवरेट आर्टिस्ट है, ये वो इसको सुना है, ये वो सही की बातें कर। वो वहाँ से मेरी बातें पकड़ के अगला गाना सुन रहा हूँ, उसके उस गाने में उन बातों का रेफरेंस, और मैंने बोला क्या किया, ये रियल काम है। तो यार ऐसे लोगों को हम कोसाइन करते हुए ना, हमें खुशी होती है कि यार हम सही लोगों को कोसाइन कर रहे हैं। और मेरा बिल्कुल आएगा सैवेज के साथ गाना। मैंने उसको बोला तू अच्छी बैटरी जीते या ना जीते, तूने मेरा दिल जीत लिया, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप लेनारो भी मसले होंगे, जब लेनारो गाना है आएगा वो असल में मैं यार मसला ये है कि वो मैं जब भी एनआरओ कनेक्ट नहीं करता हूँ, मरियम नवाज को छोड़ देना। फिर मैं थोड़ा सा दोस्तों मैंने बोला था कि ब्रो नहीं मिले, ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा यकीन है कि नहीं सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो मैं इतना पॉलिटिकली मतलब पता नहीं होता था, लेकिन जब से मैंने ज़िंदगी में पहली बार वोट इमरान खान को दिया, उससे पहले मैंने कभी वोट ही नहीं दिया था। उससे पहले कल्चर इतना बुरा था यार वोट देने का। मुझे याद है मैं नुमाइश पे रहता था और मेरी अम्मा जा रही थी वोट देने, आधे घंटे में अम्मा वापस आई और कह रही है कि वहाँ पर वो मारदार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं वोट नहीं डालना, और डालोगे तो आपको पता है कि डालो तो इसको डालो वरना नहीं डालो, इस तरह का। तो मुझे कभी वो चीज़ समझ ही नहीं आई कि यार ये भी कुछ है, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं मतलब मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुझे बताते थे। तभी मैं जब अपने गाने भी बनाता हूँ, कभी मैं गाना फेंकने वाला हूँ कराची मेरा गाना, कराची बहुत बड़ा गाना। 1-2 लोगों को जब मैंने पहले बताया ना यार गाना बना रहा हूँ कराची मेरा ना, और वो क्या समझे कि मैं मतलब वो इस तरह का बना रहा हूँ ना कि मतलब मेरा कराची है, मतलब ना मोहब्बत। मैंने कहा नहीं ब्रो ये ऐसा नहीं है, मतलब ये कि कराची मेरा ही रहेगा। मैंने इस तरह से बात की है ना, तो उसके अंदर भी मैंने जो बातें की है ना वो यही है यार जो मैंने देखा है इधर 2011, 12, 13, उसके बाद कुछ हालात सही हुए कराची के, बस वहाँ से तो शुरू हुआ था ना सारी कहानी। आपको तो गाने याद नहीं रहते, वाइब क्यों नहीं आ रहा? वाइब यार वाइब वो डिवाइन ने असल में मेरा उसका प्रोडक्ट था, डिवाइन ने वाइब कर दी और हमने कहा छोड़ो यार अभी मैं वही ना फिर बोलेंगे कॉपी कर दिया ये करके, जबकि वो गाना मैंने पिछले साल लिखा है। अभी हमारी ये हमने बनाया, अगर वो फिर अब नहीं करेंगे, नया गाना बना लिया। नाम अगर चेंज करना उसी वो है यार मेरा कि ये गाना नहीं एक वाइब है। चल छोटे शाबा 1 2 3 वाइब देख।
कहीं कहीं अगर कुछ कर सकें। यार मुझे नहीं पता। मैंने ये थोड़े दिनों आई थिंक एक दो दिन से आज मैं इसको फाइनल इससे सही बनेगी। यहाँ से स्टूडियो जाऊँगा वहाँ पे फाइनल फाइनल। तो ये है कि यार ये पूरा जो गाना है ना, इस तरह से मेरी मिक्स टेप है मैं, उसका नाम मैंने मैं इसलिए रखा था क्योंकि मैं ना पहली बार हाँ मैं ये बना रहा हूँ, इसमें हर तरह का गाना है, 50 है कि कराची जाएंगे वो लेवल है, तो उसके बाद फिर एक गवार है ना टाइप का गाना। मैं यार मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसका मतलब इसका निचोड़ क्या है शायद उसका, मैं इसका नाम क्या दूँ, कुछ समझ ना आए। मैं हमेशा इस चीज़ में फंसा था कि मैं मतलब क्या मैं और कराची रखूँ, मैं और रैप रखूँ, ये मैं एंड में ना आ गया, मैंने कहा इसका नाम मुझे मैं है क्योंकि ये मेरे बारे में ठीक है। तो इसलिए जितने भी गाने एक जोखे और मैं, उसके बाद कराची मेरा है, अभी आएगा बल्ली और मैं, बल्ली और मैं। आज मैं आखिरी गाना बल्ली और मैं के बाद जो है ये मतलब मैं पांचवा आएगा फिल्म में, क्या आएगी पांचवा आएगा ये, उनको भाई बताइए 4 आया। शुरू से ये मैंने बनाया हुआ है दो बीट्स में ऊपर आगे से नहीं यार बीट ये इंडिया का प्रोड्यूसर है किशोर पर मैं गाऊंगा मैं सुनो कराची ही मेरी पैदाइश थी, कराची ही मेरी रिहाइश थी, पीडी पुलिस लाइन से नुमाइश चौक, कराची एक आजमाइश थी। पढ़ते थे फायर इधर हर तरफ, भाई लोग की अपनी रिवायत थी। बात करते थे वो बाद में, उनको लंदन से हिदायत थी। लाइक थी साथ हिमायत थी, फैक्ट्स छोटे फैक्ट्स में नहीं कर रहा कोई गायकी, ये अकड़ तुझ में काय की। मैं 16 साल की उम्र में दे चुका दादे को गुस्सा, शिट वाज रियल मेरे लिए उस दिन से। जिगर तू किधर है, किधर है तू, क्या हम जिधर है क्या उधर है तू, अगर उधर नहीं तो उधर ही रह जिधर है तू। सुनो ये आप लोगों के लिए, सालों साल से जो साथ उनको शाउट आउट, मैं नहीं तो नो डाउट। ये गेम होता काफी बेसिक, बड़े बोल से तौबा बट लेट्स फेस इट। तुमने नहीं बनाए गाने ज़ैनब पे, तुमने नहीं उठाए मिलियन ऑर्गेनिक, मैं लीनियंसी दे रहा स्टेप पे। कहने को बहुत कुछ है लेकिन छोड़ रहने दे, रैप के खेल है ये समझ तुझे आए ना, मैं भी तो हूँ ना इस मुआशरे का आईना। मुलाहिज़ा फरमाए मेरी कलाकारी, I cut you motherfuckers हाथ में मेरे कुल्हाड़ी। मुझे मिली एक परी, मैंने मांगा नहीं कुछ ख्वाहिशें हैं मुर्दा मेरी। नशा मेरे खून में था, मेरे बैग में थी सिगरेट और मैं स्कूल में था। पड़ी पर मैं सुधरा नहीं, लाभ कांड की ये माँ कहती मैं बुरा नहीं। मैंने बुरा देखा, बुरा सुना, बुरा लिखा, जो तुझे बुरा लगा वो सब मैंने जी के देखा। हर कड़वा घूंट मैंने पहले नीट पी के देखा, तू सी के देखा, जो फटा है तू सी के देखा, तेरा है तो लेके दिखा। मुझे चढ़ाने वाले मेरे गवाह रहे गवाह, मेरे दर्द की नहीं दवा, मौला मदद कर, तेरा आसरा तो किसी से ना लगे डर। कराची मेरा, सारे गाएंगे कराची मेरा। पत्थर उठा नीचे रैपर ऐसा दौर है, खाली बर्तन सारे बिना वजह शोर है। कायम लाले आज भी दुनिया बड़ी BC, always trying to dodge me। अनहोनी हो गई जो होनी थी वो ना हुई, जिंदगी सजा हुई किस जुर्म की ये बता। God I need a miracle, I believe in मुआजिज़ात। Yeah, Makkah Fateh Amal, that shit is real son। I'm running laps on this beat like I'm Hamilton। Envious, ये rappers हो रहे envious। छोड़ो भाई, I won't even state the obvious। Real hip hop is dead, I'm
I'm just a ghost, bro. I'm friendly though, तो हम बन सकते हैं दोस्त, bro. गाने नहीं appropriate. I pull up like Taliban, तुम भागो like Soviets. Knowledge is power. I'm politically knowledgeable, and when I take shots, I leave rappers in hospitable. It's hard to deal with all the shit I've been through. Give me some space, let a real rapper come through. Shout out to the fans जो मैं साथ पहले दिन से. Loyalty is everything. हम साल नहीं गिनते. अगर मैं ना बचा तो कह देना मैं लड़ा था. ना कहना बेवफा मैं वफा में ही मरा था. Off guard, this is Karachi. You never know when shit pops. अगर मैं बचा तो मैं शायद जीता रहूँगा, और अगर ना बचा तो सदा जिंदा रहूँगा. असल में ये गाना ऐसा है कि ये चलेगा चलेगा और फिर आगे जाके स्विच हो जाता है और दूसरी बीट आ जाती है, तो वो हमारे पास पता नहीं अभी है कि नहीं. है बीट है. वहीं से अगर मैं ना बचा तो कह देना मैं लड़ा था, मैं डरा नहीं. ये अगर मैं मर गया तो गवाह रहना, मैं वफा में मारा गया नहीं. मैं बेवफा नहीं, मैं खुदा नहीं, मैं तुझसे जुदा नहीं. कोई फर्क नहीं तेरे में और मेरे में, हम दोनों ही उदास, कोई हमें कभी समझा नहीं. God damn it, तू भी मेरी तरह था शुरू से बुरा नहीं. गुड किड कहाँ गई वो फर्मा बरदारी, जेबों से निकले मंशियात, पुलिस ले तलाशी. But I would never flip on my brothers, fuck Takashi, and I don't pay for sex, मेरे बिल पे नहीं फहाशी. रूपोश ये राज मुझ में रूपोश. I want to be the best Kohli in that blue shirt. Truth told, grip tight stronghold. कराची मेरा दिल से ये बात बोलूं, लाला मेहनत का हिसाब कोई नहीं. किसी से सीखा नहीं हिप हॉप में मेरा बाप कोई नहीं. जिधर मैं खड़ा हूं उधर तेरा नाम कोई नहीं. तू बेरोजगार फिरे मिले तुझे काम कोई नहीं. कंपटीशन कोई नहीं जैसे गेम्स आती मेरा. Put it on my grave bold में कराची मेरा. गेम्स आती मेरा, मेरी कबर पे भी लिख देना कराची मेरा. लोग कहते हैं हम नशे को प्रमोट करते हैं. कराची को प्रमोट करते हैं यार, जो हमारे कल्चर है उसको प्रमोट. अब अगर वो कराची आए तो कराची हजम नहीं होना. जल्दी से ड्रॉप कर दिया. सही है यार कराची में ना, मैं कोई जब 15 साल का था, 14 साल का था, तब से मेरे हर तीसरा दोस्त है ना वो जॉइंट तो पीता था. मेरा हर तीसरा दोस्त, ठीक है. देखो, हम अगर इसकी और बात करते हैं ऐसा तो बात कहते हैं गलत है, लेकिन जो हो रहा है वो नहीं देख रहे. वो है ना, सही मैंने देखा है ये शुरू से. मेरे दोस्त हैं जो सिर्फ मेरे साथ बैठ रहे हैं, ठीक है, पीते नहीं है. मगर उनके इतने दोस्त हैं कि वो पीते हैं और वो उनके साथ बैठते हैं, ठीक है, और उसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि ये कराची का कल्चर है, ठीक है. और ये अभी से नहीं है, ये बहुत सालों से, ठीक है. और अगर आप मुझसे ये बात करते हैं यार अरे यार मैंने बहुत ये बात नहीं है, ये बात चली जाएगी. मशहूर कोई है यार ये यार मतलब देखो पता है क्या, आप मुझे कोई जिंदगी में कोई मुझे ऐसा बंदा नहीं मिला जो कह रहा हूँ यार मैंने ना ये काम पता है वो गाना सुन के किया. ऐसा होता है कि मैंने वो शराब पी ली, मैंने वो गाने में सुना था, ऐसा नहीं होता. तो आप हमारे तो पीनी होगी वो पिएगा. आप हम 10 साल से इतनी हसल करके आ रहे हैं यार, आप उसका निचोड़िए निकाल लो जब ड्रग्स प्रमोट कर रहे हैं. तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मुझे पता है कि आपकी थिंकिंग कहाँ तक जाती है, मुझे उधर तक जाना ही नहीं. तो उसके बारे में यार आप मतलब अगर वो अपनी कहना नहीं चाहिए, मगर किसी की भी बात कर रहा है गाने में तो वो उसको प्रमोट कर रहा है. इसका मतलब ये है कि अगर वो किसी भी चीज़ की बात कर रहा है, मेरे दिमाग में जो वर्ड आ रहा है मैं बोल नहीं रहा. नहीं क्योंकि मैंने भी ऐसा नहीं है कि उसने बोला कि मैंने भी ऐसे गाने सुने उसके, कि मैं बोलूँ यार कि तुझे लड़कियों को बॉडी शेम करना. लड़की गाने सुने लड़की वो बोलेगा मैं बोल सकता हूँ कि यार तुम कैसे बॉडी शेम कर रहे हो लड़कियों को, कि तुम्हारे क्या नाम है टांगों पे बाल है. बातें करने वाली मतलब आपके अगर घर में माँ बहन है तो आप ये बात एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई करेगा कि यार तुम्हारे पता नहीं टांगों पे बाल और पता नहीं कुर्ती कमीनी ये सारी चीज़ें सेंस नहीं समझ रहे यार. मतलब ये क्या है, गाने का नाम आपने रख दिया लड़की, इतना चले
कि हर बंदा को मिले लड़की आपको पता है ना व्यूज की गेम है बाबा, व्यूज का गेम व्यूज का गेम यूट्यूबर और रैपर में फर्क होता है। ड्रॉप करेगा एक गाना है वो नीचे की करते हैं डिप्रेशन पे एक अनरिलीज गाना है जो आप लोग ऑन करो ऑन आप लोग मोबाइल में टच करो ना इन द बिल्डिंग यार, ये पता नहीं किसी साउंड क्लाउड में पे करना पड़ेगा वीडियो सुनना। All copyright reserved. मुश्किल आया आप लोग मिले तो मुश्किल से कोई भी नहीं मिला किसी ने बुलाया था अभी निकाली यूट्यूब से साउंड क्लाउड पे कहीं भी चाहिए बोला है Yeah. गाने का नाम है डिप्रेशन। क्या आप जीवन में से जो लड़ रहे डिप्रेशन से, एंजाइटी से, तंग इस सोसाइटी से, पाप बोला मेरा जिंदगी एक लेसन है, तू ब्लेसिंग है, तू ब्लेसिंग है, तू ब्लेसिंग है। He says, don't kill yourself. And I say, I hope God's listening. My mind shines and my vision slick still. हमेशा से ही music मेरे लिए mission है, but I'm so ill in it, so I'm killing it. सहने वाले सरते क्योंकि तेरे हम से chilling पे, still winning 'cause I keep it 100. ये views गिने और हम news बने, वो पढ़ूं फिर भी गाने मेरे loop पर है, काफी यूथ पर है, जानी अपना level पे है, tune मिल खान के लिए आज भी भाई सुने heavy metal, I don't backpedal, but let me take you a couple of years back, fellas, जब ना कोई youngster था और ना ही heavy metal, जब 15 साल का था बेटा 25 साल वाला, मुझे अंग्रेजों जैसा म्यूजिक सुनूं, कालों का सच बोलने वालों का, क्योंकि इसमें ही तो आर्ट बना। खान को मैं बोला कि हिप हॉप लगा जरा बात सुन, हार्ड है ना बेस को स्पीकर्स को फाड़ मरा, पर वो बोला मुझे कि ये सब सुन के मेरा उदास हुआ, देखा आईना खास से खाक हुआ, नाक से टुबाक हुआ, चुप से बेबाक हुआ, आँख का बेराक हुआ, बड़ा डिसहार्ट हुआ। मेरे हर गाने में है नशा, ना सुन ये गुनाह बड़ा, लिखे 3 गाने माँ पे सिर्फ 2 ने सुना सका। सोच क्या मैं आ चुका ना, खुली किताब आज तो पढ़ता वो पन्ने जिन पन्नों तक आज तक कोई पहुंचा ही नहीं, लिखता रहा भाई दुनिया पे पर आज तक किसी ने मेरे बारे पूछा ही नहीं, फिर भी देख तेरा भाई आज भी टूटा नहीं। फैन बने हुए मेरे साथ पड़े, बहुत बने बहुत बड़े, आ जाए या मौत बने। क्या आप जीवन में से जो लड़ रहे डिप्रेशन से, अपने एग्रेशन से, घर वाली टेंशन से, बच्चे पढ़ते आज भी घर चलते हैं पेंशन पे, लेजेंड ऑफ माय सिटी they gon' mention me. Tell a Eunice in the house. Still in my senses, yeah. एक और बस ऐसी मूड हो रहा है जरूरत से ज़्यादा चार्ज ले वो साथ नहीं, उछाले की चलो जिंदगी कोई बात नहीं, ऐसी कोई रात नहीं कि आई माँ की याद नहीं, भैंस के देता था मैं वो पहले वाली बात नहीं, पर शायद मुझे याद नहीं, सुन जरा गौर से, बॉम्ब अंधेरे में और हम तो टॉर्च से, मैं तो लिख रहा गाने 2009 से, सालों से घर से दूर मेरा गाने लाहौर से, शादी हूँ मैं कभी तेरा ना, सड़कों पे उड़ना सीधा बादल मेरा सिराना, तुझसे कोई गिराना, साजिशों का कोई सिराना, तू भूल जानी भूल तुझे सारा पे गया क्या बात है ये सीन है भाई, नशा प्रमोट किया भाई हमने।
आपके कितने होते हैं 94 94 64 पता नहीं जिसमें से 80 तक तो याद होंगे। मुझे नहीं याद होंगे यार मुझे नहीं याद मैं सुना दूं। हम अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो हम ये बैठ के सोच रहे थे कि यार वो याद ही नहीं है, इतने सारे तो याद ही नहीं है। हम इसको लेके जाएंगे भाई हाँ नहीं साल चलेंगे आज से। जहाँ भूले इसको। बात हाँ और कोई यार आप लोगों के कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? मूवी यार असल में देखो, मूवी का ना प्रोड्यूसर भी यही है, डायरेक्टर भी यही है, राइटर भी यही है, तो इसका जवाब भी आपको यही मैं सिर्फ एक्टर हूँ। अगर आप लोग मूवी बनाएंगे वो इंडिया वाले बोलेंगे कॉपी करिए करी हुआ है। बोलने तो यार अभी तो इतना है समझाया, दुनिया तो बोलेगी ना। अभी मैं यहाँ पे आ रहा था, मुझे एक दो लोगों ने बोला तू क्या बात करे वहाँ पे जाके, तो अब मैं बोलता हूँ ओ यार मैं क्या बात करूँगा वहाँ पे जाके, मैं आता ना। तो वो तो बोलेगी खैर, बिलीव इन योरसेल्फ और क्या, बोलेंगे तो बोलेंगे। तो जो आपके बारे में बोलते हैं ना, तो वो भी फ्री प्रमोशन होती है, तो उसको आपको इतना बुरा नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं अगर ये रैपर्स हैं इनको डिस करता हूँ, तो आपको क्या लगता है उनको बड़ा नुकसान होता है? फायदा ही फायदा होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब ये ह्यूमन, मतलब एक वो है ना, ह्यूमन नेचर है ना ये, कि अगर आप मेरे फैन हो और मैं किसी की बजा रहा हूँ, तो वो ह्यूमन नेचर है कि आपने जाना है, चाहे आप फिर नीचे जाके उसकी बजा सको, बट आप उसको सुनो। तो वो नंबर का गेम उसका 4 है, वो मैक्स 4 है। तो इसमें मतलब इससे हटके भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपके बारे में मतलब यू नो, जैसे अभी भाई कह रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो लोग कहेंगे कॉपी है, उसमें कुछ भी कॉपी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ऐसा लगे कि कॉपी है, तो वो मुझे पता है कि वो कॉपी नहीं होगा, क्योंकि हमने तो अपनी कहानी लिखी है, हमने अपना किया। बट द थिंग इज़ कि इंडिया और पाकिस्तान का जो स्ट्रीट कल्चर है ना, वो कोई इतना डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कोई ऐसी आपको चीज़ देखिए, आप बोलेंगे यार ये वो इंडियन टच आ रहा है, लेकिन वो इंडियन टच नहीं आ रहा, वो पाकिस्तानी टच ही है। इट इज़ समथिंग दैट हैपेंस, इसलिए हमने लिख ली। स्टोरी आपकी है वो। यार स्टोरी लिखी हुई है तला ने, ठीक है। तला ने स्टोरी लिखी है, तला ने उसको डायरेक्ट भी किया है और तला ही प्रोड्यूसर है। हैंडा सीन देख रहे थे, फुल गैंगस्टर बंदे मर रहे हैं। हाँ ना यार, वो असल में वो बेस्ड जिस टाइमलाइन पे है ना, उस हमने उसी टाइमलाइन में जो कराची में होता था वही देखा है। तो मतलब वो रियल टॉक है सारी उसमें। वो देखिए सामने अंदर। ऐसा चीज पूछे, मूवी का नाम पूछे। मूवी का नाम है वो बाली है। इट्स कॉल्ड बल्ली और मैं। वो एक्चुअली बल्ली है। बल्ली जो है वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, ठीक है। तो मैंने उस फिल्म के लिए मैंने गाना भी बनाया, उसका नाम है बल्ली और मैं। वो भी स्टोरी टेलिंग है। अब कोई मुझे कह देगा कि यार ये देखो बातें बना रहा है, ये तो ये झूठी कहानियाँ सुना रहा है। ज़रूरी नहीं है कि मैं रैप में जो भी बात कर रहा हूँ वो मेरे साथ ही हुई है। बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मुझे उनके बारे में नहीं पता, बट मैंने लोगों को देखा है, गोइंग थ्रू इट, रियल लाइफ इंस्पायर्ड है। तो वो बल्ली और मैं जो गाना है वो भी जो है वो एक तरह से फिल्म का हिस्सा बन गया, क्योंकि जब फिल्म बन रही थी उससे थोड़ा टाइम पहले मैंने बल्ली और मैं बनाया था गाना, और उससे एक तरह से फिल्म को इंस्पिरेशन मिली, एक नया टर्न मिल गया उस गाने की वजह से। और फिर हमने थोड़ा सा स्टोरी को भी शिफ्ट किया और उसको दूसरी तरफ ले गए। तो कहानी आई मीन मूवी का नाम भी बल्ली और मैं है, और जो उसकी गाना है साउंड ट्रैक ओरिजिनल आपके भाई का वो भी बल्ली और मैं, जो मिक्स टेप का मेरी मैं मिक्स टेप का लास्ट गाना। तो आई थिंक अब मुझे ये नहीं पता कि वो रिलीज़ कब होगी। ये सवाल मैं भी पूछना चाह रहा था, लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिला। तो लैपटॉप खुला हुआ था, मेरे दिमाग में आया था मैं इससे पूछूँ कि कहाँ तक काम पहुँचा, लेकिन फिर हम आ गए यहाँ पे। तो इसका जवाब ये बेहतर देंगे हम। आखिरी बार कब सोया? सुना 2 दिन तक ही सोते। कोई सॉल्व कुछ बता होता है ऐसा होता है कि कभी कभार 2-2 दिन भी जागे होते हैं, और जब सोते हैं ना फिर पूरा एक दिन लाइट भी हो जाते हैं। हाइबरनेट करते हैं, सोते हैं, हाइबरनेट करते हैं। वो होता है कि बिल्कुल जब एनर्जी फक हो जाती है ना खत्म, तब जाके मैं नहीं सोता हूँ। मतलब ऐसा असल में होता ही है, काम का जो प्रोसेस होता है ना, ऊपर से एक तो ये होता है कि हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि सब कुछ खुद करना होता है ना। तो हम उस तरह के नहीं है कि यार वो ये करना है तो वो अच्छा हो जाके वो देख लेगा, वो देख लेगा, सब कुछ खुद ही करना है। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, हर चीज़ अरेंज करनी पड़ती है। तो आप लेकिन आप लियाड़ी में हमने 4 दिन शूट किया लगातार, सुबह से लेकर रात तक शूट किया।
3 दिन 4 दिन हमने शुरू किया था तो हम सोच रहे थे 4 दिन करेंगे, बट समाओ क्योंकि हम पूरा दिन करते थे, मतलब मैं इसके पास में जाता था, रात को पहुँच जाता था इसके पास, क्योंकि सोने का सीन तो है नहीं, अगर घर पे रहेंगे तो सो जाएंगे, मैं नींद का बड़ा पड़ता हूँ, कहीं भी सो कहीं भी सो मसला ही। तो ये नहीं सोता, मैं इसके पास जाता था ताकि नींद ना आए, जागा रहा हूँ, कुछ काम होता रहे। सुबह शूट पे जाते थे तैयारी, तो लाइट्स वाले आ रहे हैं और सेटअप लगा रहे हैं, ये वो 10 बार चीज़ें करते फिर रात हो जाती थी। तो हम वहाँ से निकलते थे रोज़ ही कोई 12-1 बजे, क्योंकि फिर ये होता था कि तैयारी भी पूरा बंद हो जाती है और हमें जो शॉट्स चाहिए, हमें जो लोकेशंस नहीं चाहिए। और ये हालात तो वैसे भी वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, बहुत सही है। और वहाँ के मैंने आपको सही बात बताया, फिर से बता रहा हूँ, मैंने कराची के हर एरिया में शूट किया, म्यूज़िक वीडियो हो गई और ये हो ना, आप डिफेंस में चले जाओ वो आ जाएंगे, यो परमिशन कहाँ है, ये तोड़ पानी ना, वो मुझे सारी समझ आती है, तोड़ पानी के साथ इतने दे दो, ये कर दो, वो कर दो। जिस एरिया में जाओ, अभी गुलशन में आप कहीं शूट कर रहे हो, वो मेरे घर के बाहर नहीं करो, ये नहीं करो यार। लियारी का मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा शॉट है, जब एक टायर पंचर वाला, उसमें कैरेक्टर है जो एक पंचर वाला। तो हम जब गए हैं, हम ऑब्वियसली इतना ज़्यादा बजट नहीं था कि हम पूरे पंचर की दुकान बनाते, तो हमने एक रेडीमेड पंचर की दुकान की, उसके अंदर थोड़ा सा आर्ट डायरेक्शन करके बनाया। यार वो बंदा ऐसा पंचर वाला, उसके कस्टमर आ रहे हैं, उनको कह रहे हैं भाईजान शूटिंग। और अब जो कैरेक्टर था, जो वो बना हुआ है, वो एक्टर है, जो कैरेक्टर है जो पंचर वाला बना हुआ है, तो वो पंचर वाला फिर जो रियल पंचर वाला है ना, वो कैरेक्टर को कह रहा है कि भाई थोड़ा कैरेक्टर में आ रहा तो उसको कैरेक्टर नहीं कह रहा, भाईजान दुकान बनने आ गए। तो कितने मतलब यार वो कितने अच्छे लोग। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि वो बड़ा क्राउडेड सा एरिया होता है, अब आप फिल्म शूट कर रहे हो, आपको देखना पड़ता है कि आप प्लेसिंग है, शॉट में कोई ऐसी चीज़ ना आ रही हो जो कि है ना प्लेजेंट ना लगे। अब जैसे अब शूट हो रहा है, एक बंदा शॉट दे रहा है, पीछे एक बंदा खड़ा हुआ, बुरा लगता है। ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको कि आपका फ्रेम खाली होना चाहिए। तो वहाँ के लोग इतने मतलब हेल्पफुल कि हम शूट कर रहे हैं, और एक बाबा जी, बुढ़े से बाबा जी, मतलब वो बीड़ी शीड़ी पी रहे थे बैठ के, थल्ले पे बैठे थे किसी आराम से ना, अपना बीड़ी पी रहे थे और शूटिंग देख रहे थे। तो मेरा शॉट था, तो मैं ऐसे पीछे हुआ था। शॉट ये था कि मैं फ्रेम में चल के आता हूँ, फिर मैं कोई काम है, तो मैं फ्रेम से बाहर हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं ऐसे सिगरेट पी रहा था, चाचा जी पीछे बैठे बीड़ी पी, तो वो मुझे देख रहे हैं, मुझे देख के बोल रहे भाईजान शूटिंग हो रही है बाहर। चाचा मेरी तो मतलब वहाँ के लोग इतने हेल्पफुल हैं यार। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना ईजी होगा वहाँ पे शूट करना। हर बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है, हम किसी गली में शूट करने जा रहे हैं और हम जानते भी नहीं, और वो लोग आके पूछ रहे हैं अच्छा क्या सीन है यार, सामान वामान रखना है यार, अपने घर के दरवाजे खोल दिए। मतलब बलोचों में ना इस तरह का सिस्टम होता है कि घर खुलता है तो जो आपकी बैठने की जगह होती है, इसको संगत या बोला जाता है, सबसे पहले आती है, फिर बाकी घर बाद में आता है। तो उन्होंने वो खोल के सारा सामान हमने अंदर रखा हुआ है, बस सिगरेटें चल रही हैं, पानी चल रहा है, ये मतलब इतने लविंग लोग। हाँ अंदर ही बैठो, कहाँ जा रहे हैं? अरे यार बहुत बहुत लविंग लोग, मतलब उनके बारे में जितना मैंने न्यूज़ पे और वो सुना था, ऐसे बिल्कुल नहीं, बहुत डिफरेंट है। फिल्म कितने मिनट की होगी? शॉर्ट 20 मिनट। शॉर्ट फिल्म आपने एनसीए में ही बनाई? बनाई है, लेकिन कराची में देनी अच्छी है। एनटीवी हसल देखा था मैं, एक दो वो देखा था, वो और ओजी उसमें वो आया था, कौन है वो? नेजी का बाप। अच्छा वो एवी और इंडिया वाले। चलता रहता है यार, ऐसा नहीं बस ये होता रहता है। किस चीज़ का? यार मुझे भेजा था किसी ने भेजा, बोला उसका असल में, बल्कि पहले जो मुझे पता लगा था, मैंने वो कोई मीम का पेज था, उसके ऊपर पहले उनकी वो लाइन आती है, आई थिंक वही था, तो उस पर उनकी वो लाइन आती है जो उन्होंने मुझे गेस किया, उसके बाद फिर एक मेरी लाइन आती है। हाँ वो बड़ी पुरानी वीडियो, तो मुझे वहाँ से पता था। उसको लाइट की मैसेज दिया, उसको लाइट की मैसेज दी। किसको? जो आप गाइड पता नहीं लाइट चला। पकड़
हाँ नहीं यार, वो मेरा दोस्त था, वो मेरा दोस्त था, वो रैपर ही था। हाँ, वो कहाँ पे stand brother? जो आपके साथ होते थे, तुम खेला जुआ में साथ stand brother। ब्रो वो ऐसा होता है ना कि कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग फायर हो जाते हैं, जो रह जाते हैं वो आपके सामने बैठे हैं। तो बस लोगों की वो, हर बंदा इतना नहीं सीरियस होता यार चीज़ को लेकर। शुरू जब हमने शुरू किया था तो हमारे तो स्कूल में इतने सारे देखा देखी में रैप करने लग गए थे। मेरे स्कूल के दोस्त, मेरे मतलब ग्रुप के दोस्त जिन्होंने ज़िंदगी में रैप कभी सुना ही नहीं था ना, उन्होंने जब देखा कि वो यार तेरा तो रैप चल रहा है, तो वो भी रैप करने लग गए। और 2 गाने बनाए उन्होंने, डैडी मनी पे पैसे लेकर आया, बस गाने वाने बनाए। तो नहीं चले वो, क्यों चलेंगे यार, रेलिवेंट नहीं है वो। तो बस यही है यार, बस स्ट्रेट ट्रू टू योरसेल्फ सबसे पहली चीज़ है। और वही बात है, अपनी इज्जत सबसे पहले आपके हाथ में खुद है। अपनी एंजाइटी की प्रॉब्लम, अपनी डिप्रेशन की प्रॉब्लम, अपनी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास खुद है, ठीक है। कोई आपको फिक्स नहीं कर सकता। मैं 2 महीना रिहैब में रह के आया हूँ, ठीक है। कोई रिहैब आपको ठीक नहीं कर सकती जब तक आपको ठीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर बैठ के मैंने बहुत सुनी है, वो उनको श्रिंक बोला जाता है, इनको ना श्रिंक कहते हैं वो लोग जिनके साथ आप बैठ के डिस्कस करते हो या माइंड गेम्स खेलते हैं। मेरे साथ काफ़ी चीज़ें होती थी। मुझे एक डॉक्टर थी, वो कहती थी कि आपने एक पेंटिंग बनानी है। तो मैंने कहा किस चीज़ की बनानी है? उन्होंने बोला घर की पेंटिंग बनानी है। तो मैंने पकड़ा, वो बना दी, घर बना दिया, खिड़कियाँ बना दी, जैसा वो बचपन में मतलब वो है ना, एक स्क्वायर एक ट्राइंगल, खिड़की बीच में दरवाज़ा बना दिया मैंने। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने रख लिया, मेरी फाइल में उसको रख दिया। 1 हफ्ते बाद उन्होंने फिर मुझे बनाने का कहा, मैंने फिर बना दी, फिर उन्होंने रख दी उसके अंदर। फिर 1 हफ्ते बाद उन्होंने कहा कि फिर बना दो। तो मैंने जाके ना कोई एक वहाँ पर पुराना पापी था जो पता नहीं 3-4 साल से ना आ रहा था। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार नवेद नाम था, तो मैंने कहा नवेद भाई क्या सीन है, पेंटिंग बना दो। मैं बोलता क्या बना दो? मैंने कहा यार मैंने ऐसे घर बनाया, 2 खिड़कियाँ बनाई, नीचे दरवाज़ा बना दिया। बोलता खिड़की खुली भी बनाई थी या बंद बनाई? खिड़की तो बंद बनाई थी ना। तो नहीं खुली भी बना दे, पेंटिंग लगाना बंद कर दे। मैंने कहा है? तो फिर उसने मुझे कहा कि इनका ये वो सीन है कि जब तक तू बंद खिड़कियाँ बनाता रहेगा ना, तो ये मतलब इनका वो एक है कि इस बंदे का दिमाग अब तक बंद है। मैंने कहा ये क्या सीन है भाई? मतलब ये कौन सा मतलब पॉइंट है जज करने का कि मेरा दिमाग बंद है क्योंकि मेरी पेंटिंग में खिड़की बंद हो गई है। खुली की खिड़की बनाना मुश्किल है, मैं इजीली बंद खिड़की बना रहा हूँ। तो फिर मैं गया, मैंने जाके खुली की खिड़की बना दी। उसके बाद उसने मुझसे नहीं लगा, उसने कहा कि ये बेहतर होगा। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी आपको फिक्स नहीं कर सकता। ये सब ये आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपने खुद करना है। अपनी प्रॉब्लम से डील करना सीखो भाई। जितनी छोटी एज से सीखोगे उतना ही फ़ायदा आपको आगे जाके होगा। सही बात है। मेरा चाचा है बोले हर 3 महीने के लिए वो चले जाते हैं, लेकिन फिर भी 3 महीने बाद आते हैं, 1 महीने का गैप, दोबारा। तो यही होता है ना, बिकॉज रीडर उनका माइंड रेडी नहीं है। अब हम पता है क्या, आप उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि ही इज़ एट अ पॉइंट वेयर ही इज़ नॉट कंट्रोलिंग दैट थिंग कंट्रोल्स हिम। तो उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते। बट ये कि आप उसकी बात करना बहुत जरूरी है। होते हैं, मेरी फैमिली में भी ऐसे लोग हैं जो हम डील करते हैं, वैसे चलता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इस चीज़ को थोड़ा सा लोग शेम में भी ले जाते हैं कि यार किसी को बताना नहीं। जब मैं रिहैब से बाहर आया था तो मुझे सबने कहा था कि तुमने किसी को बताना नहीं। मैंने कहा बताना नहीं है क्या मतलब मैं क्यों ना बताऊँ यार, वो मेरी लाइफ का हिस्सा है ना, ठीक है, मेरी लाइफ का हिस्सा है। कल को अगर मैं बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो जाता हूँ, पता नहीं, और अगर लोगों को मेरे बारे में सब कुछ पता होता है, कोई मुझसे अगर वहाँ बैठ के पूछ लेता है कि यार ये क्या सीन था, तो मैं क्या बोलूँगा? मुकर जाऊँगा कि नहीं मैं नहीं गया था, नहीं I have to own it, bro. तो मुझे उसको ऑन करना पड़ेगा ना। वो मेरी चॉइस थी या नहीं थी, लेकिन मुझे उसको ऑन करना है कि मैं वहाँ से होके आया हूँ और मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मतलब मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मेरी प्रॉब्लम सारी की सारी रिहैब ने सॉल्व कर दी, नहीं, लेकिन मैंने इतना सीख लिया है। मेरा सब्र बहुत है, सब्र जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। साथ ये है कि बस फोकस आपका अपने ख्वाबों पे होना चाहिए और हर बंदे के ख्वाब होने चाहिए। मैंने पहले भी बोला है, ये जो एज होती है ना, मतलब ये 16 से 25, 15 से 25, तो ये ऐसा टाइम है कि इसके अंदर आप लग गए ना,
अगर आपने अपने ड्रीम्स पे अभी से काम करना शुरू कर दिया, बिफोर इवन यू टर्न 30, आप सेटल्ड हो गए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सेटल ना हो यार जब आप मेहनत कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग कहते हैं कि सिर्फ पर्ची चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता ब्रो। जब रॉ टैलेंट होता है ना, टैलेंट के आगे कुछ भी नहीं चलता। टैलेंट एक ऐसी चीज़ होती है कि उसके आगे फिर कुछ भी नहीं चलता। हमें पेप्सी ने अप्रोच किया थ्रू एन एजेंसी हमें आगे कह रही है, पेप्सी ने बोला सिर्फ यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ यही वाले दोनों वॉइस चाहिए, यंगस्टर वाले। तो इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो 22 का मैं कर रहा हूँ, तू जो कौन से काम कर रहा है? यार वो गुची गैंग में था यार। असल में वो मैंने पता है क्यों कहा था, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं रैप को ना, जब से मैंने पैसे कमाने शुरू किए ना रैप से, तो मैंने ऐसे देखा रैप को कि यार ये मेरी जॉब है, तो ये करनी है। लेकिन घर वाले उस वक्त नहीं समझते थे। घर वाले कहते थे हवाई है यार, कभी आया कभी नहीं आया। तो मैं जॉब करता था TRG कॉल सेंटर है, मैं वहाँ पर जॉब करता था। अब ज़्यादा नहीं, हमें जॉब मिलती भी नहीं थी, सही है। कॉल सेंटर का थोड़ा सा सबसे फायदा कॉल सेंटर है, बहुत कह रहा है उसमें। और ऊपर से उसमें पैसे इतने ज़्यादा थे, 1 महीने की ट्रेनिंग करो, हाँ। पैसे मिलते हैं तो नहीं। ये है कि मैंने वो जॉब कर ली उस वक्त, उसी दौरान में हमने वो मैं भी deals TRG में और काम वो कर सब रही कुछ काम किया। तो मैं ये होता था कि मैं 6 बजे जाता था ऑफिस, 3 बजे वापस आते थे, उसके बाद पहुंच जाते थे, या तो यूनिट के साथ काम कर रहे हैं। शूट भी हमने इसी तरह किए जॉब के साथ। तो मैंने इस वजह से बोला था कि 22 का मैं कर रहा हूँ 2 जॉब। अब फुल टाइम म्यूजिक कर रहा हूँ। अब तो सिर्फ मैं म्यूजिक करता हूँ यार। डेली रूटीन बस यही है, म्यूजिक दिन में 2-3 गाने लिख देता हूँ, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करता ऑब्वियसली, लेकिन लिखता बहुत ज़्यादा। तो बस यही रूटीन है, तो म्यूजिक ही है मेरे पास। मुझे मतलब आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग बेटर टू डू देन म्यूजिक। तो बस अब इस वक्त मेरी चॉइस यही है। उसके अलावा भी हाँ 2-3 काम होते हैं, लेकिन वो बस कर लेते हैं। हर कोई तो म्यूजिक नहीं लिख पाता ना, हर वो नहीं नाजिल होती, नहीं होती नाजिल, हमने बड़ी बात है। लिख रहे हैं कॉपियाँ, ये बंदा पैसे देके बैठा है। लेग पुलिंग हो रही है हमारे यहाँ। खैर और कोई क्वेश्चन ब्रो, इससे पहले हम रैप अप करें। AR म्यूजिक वाले अभी आपको बुलाते हैं, तो जाएंगे आप? पैसे देंगे तो चले जाएंगे। मेरे चाचा का तो है नहीं यार, पैसे देंगे तो कहीं भी चले जाएंगे। पाकिस्तान का हिप हॉप कहाँ ग्रो, कैसा ग्रो कर रहा है? यार पाकिस्तान का हिप हॉप आई थिंक काफ़ी हद तक ग्रो कर रहा है, मतलब अपने आप पे ग्रो कर रहा है, कोई इंडस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है। बट एट द सेम पॉइंट आई थिंक अभी जिस तरह से अगर आप अपने आगे पीछे नज़र मारें ना, तो आपको समझ आएगा कि रैप कितना है। ठीक है, आप ये बीच में हमें ऊबर का वो आया था कि TVC बनाना है, उससे पहले हमने ज़ेनबरी का TVC बनाया, उसके बाद फिर हम पेप्सी का बनाया। तो आप एक चीज़ नोट करो कि किस तरह से लोग जो हैं वो रैप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ब्रांड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, असल में होता ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना पाकिस्तानी, उधर चलती इंडिया वाले उसमें प्लेटफॉर्म पे, वो जो वहाँ जो होगा वो फिर यहाँ होगा। तो वहाँ पे मैं आपको सच बात बताऊँ, पता नहीं ब्रांड वाले वीडियो शीडियो तो डाल दोगे, वो देख लेंगे तो मुझे जितने नहीं डालोगे क्या हो गया, पैसे वैसे ले लिए खत्म हो गई कहानी, डाल भाई। मुझे जितने ब्रांड्स ने आज तक अप्रोच किया है, जितने भी, और पता नहीं ब्रांड्स नहीं, क्योंकि एजेंसीज के थ्रू आते हैं, जितनी भी एजेंसीज, ब्रांड्स नहीं कहते, एजेंसीज कहते हैं। जितनी भी एजेंसीज ने हमें अप्रोच किया है गाने बनाने के लिए, और जो हमें पहला एक फीडबैक आता है ना, कि फीडबैक नहीं, एक तरह से एक ब्रीफ आता है कि यार क्या बनाना है, तो ये पहली चीज़ होती है यार वो गली बॉय आपने देखी है। और मैं क्लियर बोलता हूँ, मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैंने वाकई नहीं देखी। इसने देखी है, मैंने देखी नहीं, क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान सीन हो गया था, वो उतर गई थी गली बॉय, देखी नहीं। तो हर ब्रांड का यही सीन, उस तरह का कर दो, उस तरह का कर दो, उस तरह कर दो। तो ये होता है कि हमसे थोड़ा डील करना पड़ता है, हमको बताना पड़ता है कि यार अगर आपको गली बॉय से कराना तो वहीं से करवा लेना, हमारी बात थोड़ी अलग है, हम इस तरह से करते हैं। मतलब ब्रांड का काम है, बीच में करके हो जाता है। लेकिन ये कि आई थिंक 5 साल, अगले 5 साल, बस 10 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगले 5 साल में आपको बोल रहा हूँ कि इट इज़ ग्रोइंग, और इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट भी करेगी, करना पड़ेगा। ये तो आपको बताना, रॉ टैलेंट के आगे फिर कुछ भी नहीं चलता। रॉ टैलेंट के आगे सिर्फ टैलेंट होता है, और वो आपको अब दिखाना है। तो आई थिंक ये इट इज़ ग्रोइंग अभी, एंड इट विल ग्रो ऑन फास्टर पेस आने वाले वक्त में। हालांकि पैसे कर रहा हूँ, तू भी स्टूडियो बड़ा ब्रांड है, इस बार तू भी स्टूडियो में रैप सॉन्ग कोई अपलोड नहीं कर, लास्ट टाइम इतना अच्छा किया था। रैप है सारा। हयात था, लेना चाहिए हमें, तो आपका बेटे का
होता ये है कि हम एज ए लिसनर देखते हैं चीज़ों को, और ब्रांड इस चीज़ को एज अ प्रोडक्ट। अगर एक गाना अभी ताजदार गरम आया, आते बस लंबा, उसके बाद अभी आया कोई जो है, ये ब्रांड के लिए गाने के लिए प्रोडक्ट है, ब्रांड प्रोडक्ट। तो ब्रांड देखेगा तो प्रोडक्ट क्या दिख क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो हमें बुलाते, जिस साल में उन्होंने उनको बुलाया, अगर हमें बुलाते, आई थिंक कि हम कुछ बेहतर करते, हम कुछ ऐसा करते जिनसे ज़्यादा लोग रेजोनेट कर जाते, तो मे बी शायद वो आगे भी इसको कंटिन्यू करते। बट ऐसी आ गया, कोई भी आ जाएगा, सब आएगा भाई, सब आएगा। आठ हो गए सवाल यार कोई रहता है, कोई सवाल सेल्फी रहेगा, सेल्फी रहेगा।